तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में। ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का सिंगल शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड इसके अंदर हम लोग बहुत माइन्यूटली कवर अप करेंगे जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी को। बहुत छोटी-छोटी डिटेल्स, हर एक फंक्शन, हर एक क्लास, हर एक इंटरफेस बहुत डिटेल में कवर अप किया जाएगा सो दैट इस वीडियो के एंड तक जितना भी कोड आप सीखोगे लिखना, वेदर वो 150 लाइन का कोड हो, वेदर वो 200 का हो, वेदर वो 1000 लाइन का कोड हो, इट डजंट मैटर। आपको उसके अंदर एक-एक वर्ड जो आपने लिखा होगा उसका मतलब पता होगा कि वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या करता है एंड उसका क्या फंक्शन है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से इस वीडियो को हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले बिना कोई देरी के डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या कवर अप करने वाले हैं। तो जो चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं वो आपके सामने है। एक तो सबसे पहले कवर अप करेंगे व्हाट इज़ जेडीबीसी, जेडीबीसी है क्या, जेडीबीसी के ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ जेडीबीसी के बारे में बात करेंगे, जेडीबीसी को सेटअप करना सीखेंगे। सेटअप करने का मतलब क्या है, माईएसक्यूएल के साथ हम लोग आपका जो आईडीई है जिसके साथ आप काम करोगे, जो कि इस वीडियो के अंदर होने वाला है, यू कैन से इंटेलिजे आइडिया, इंटेलिजे आइडिया जो कि जेट ब्रेन्स का आईडीई है, ठीक है? जेट ब्रेन्स का आईडीई है, ठीक है? इस पर्टिकुलर आईडीई के साथ हम लोग माईस्क्यूएल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। देन फिर हम लोग बात करेंगे पहले जेडीबीसी प्रोग्राम के बारे में। पहला जेडीबीसी प्रोग्राम कह लो या फिर जेडीबीसी का बॉयलर प्लेट कह लो। एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि हर कोड में आपको ज़रूरत पड़ेगी जिस पर्टिकुलर लाइन की, जिस पर्टिकुलर कोड की, ठीक है? तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, लिखना कैसे एंड एक-एक वर्ड जो वहाँ पे लिखा होगा उसको डीप में सीखेंगे। फिर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखेंगे स्टेटमेंट्स की हेल्प से। स्टेटमेंट्स क्या होता है ये आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिर प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से यही सेम चीज़ें परफॉर्म करेंगे। बैच प्रोसेसिंग सीखेंगे, ट्रांजैक्शन हैंडलिंग सीखेंगे, ठीक है? देन फिर इस वीडियो के एंड में आपका रहने वाला एक होमवर्क जिसके अंदर आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जेडीबीसी, इसके बारे में ही बात कर लेते हैं एंड देन फिर बात करेंगे जेडीबीसी ड्राइवर्स के बारे में। देखो, जेडीबीसी क्या होता है? जेडीबीसी कुछ नहीं है भाई, जेडीबीसी है एक एपीआई, इतना समझना। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसा समझो कि एक डोर है, ऐसा समझो कि 2 अलग-अलग वर्ल्ड्स हैं। एक है आपका यू कैन से, एक आपकी अर्थ है, ठीक है? और एक आपका जुपिटर है, ऐसे समझो बस, ठीक है? 2 बहुत डिफरेंट प्लैनेट्स हैं या फिर 2 बहुत डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं और इनके अपने-अपने पैरामीटर्स हैं, अपने-अपने तौर तरीके हैं। अर्थ का रोटेशन कुछ अलग है, जुपिटर का रोटेशन अलग है, अर्थ का रिवॉल्यूशन अलग है, जुपिटर का रिवॉल्यूशन अलग है, अर्थ का स्ट्रक्चर अलग है, जुपिटर का स्ट्रक्चर अलग है। अब ऐसा समझो कि अर्थ और जुपिटर के बीच में एक गेट है। ये गेट अर्थ को जुपिटर के साथ कनेक्ट करने में और जुपिटर को अर्थ के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एपीआई, ठीक है? इसी को क्या बोलते हैं? एपीआई, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एपीआई जेडीबीसी है यहाँ पे इस केस के अंदर। एपीआई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और एपीआई हम खुद भी बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जो कि हम लोग जावा स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग बूट जब हम सीखेंगे तो ये चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे कि एपीआई बनाते कैसे हैं। लेकिन अभी के लिए समझो कि एपीआई यहाँ पे क्या है, जेडीबीसी एक एपीआई है। अब एपीआई किस चीज़ का है? एपीआई है जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना क्यों ज़रूरी है? देखो, जब भी आप डेटा को स्टोर करोगे, तो अभी तक हमने कैसे स्टोर किया था डेटा अपने लास्ट ऊप्स वाले सीरीज़ के अंदर? हमने स्टोर किया था डेटा एरेज़ की फॉर्म में या एरे लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन हमेशा तो हम एरेज़ की फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे ना। जब भी हमें एक एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशन बनानी है, तो उस केस में हमें चाहिएगा एक डेटाबेस और डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन-सी लैंग्वेज आती है? वो आती है एसक्यूएल, ठीक है? अब एसक्यूएल मतलब जनरली एसक्यूएल आती है, बहुत सारी और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरीली बात करें तो एसक्यूएल की बात करने वाले हैं, ठीक है? तो एसक्यूएल आती है डेटाबेस के साथ काम करने के लिए, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं जावा के अंदर। अब ये जो जावा है और ये जो एसक्यूएल है, इनके बीच में कुछ तो ऐसा चाहिएगा ना जो जावा के कोड को एसक्यूएल में कन्वर्ट कर दे और एसक्यूएल की क्वेरी को जावा में कन्वर्ट कर दे। मतलब जावा का जो कोड है उसके अंदर एसक्यूएल की क्वेरीज रन कर दे और या फिर वाइस वर्सा एसक्यूएल का जो क्वेरी रन करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको जावा में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए काम आएगा जेडीबीसी एपीआई, ठीक है? उसके लिए काम क्या आएगा? एपीआई, जो कि रहेगा आपका जेडीबीसी, ठीक है? अब ये काम जेडीबीसी करेगा कैसे, ठीक है? ये बात करते हैं कि ये तो समझ आ गया कि जेडीबीसी करेगा क्या, लेकिन अब बात करते हैं ये काम करेगा कैसे? ये काम करेगा जेडीबीसी ड्राइवर्स की हेल्प से। अच्छा, जेडीबीसी बार-बार मैं कर रहा हूँ, जेडीबीसी का मतलब है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नाम से समझ आ रहा है कि जावा को जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं जेडीबीसी, ठीक है? ओके, तो ये काम जेडीबीसी करेगा ड्राइवर्स की हेल्प से। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स वो होते हैं जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं आपके जावा को, ठीक है? अभी तो आपने कहा कि जेडीबीसी कनेक्ट करता है, जेडीबीसी ही कनेक्ट करता है लेकिन ड्राइवर्स की हेल्प से कनेक्ट करता है, ठीक है? ओके, तो ये जो ड्राइवर्स हैं 4 टाइप के हैं हमारे पास। एक है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, एक है नेटिव एपीआई ड्राइवर, एक है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और एक है थिन ड्राइवर। अब आप कहोगे कि क्या हमें चारों सीखने हैं? नहीं,
ठीक है, हमें सीखना है सिर्फ एक, उसी को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन बाकी 3 आपको पढ़ा रहा हूँ थ्योरी के पर्सपेक्टिव से, सो दैट आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड ऐसा भी ना हो ना कि आपने प्रिपेयर करा है कोई टॉपिक और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसमें आंसर ना कर पाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हो तो। अब सबसे पहले जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर देखो। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर क्या है? सबसे पुराना ड्राइवर है, यानी ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे पुराना। ठीक है, किस लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है? तो सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज यूज करी गई है इसको लिखने में। ओके, तीसरी चीज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया नहीं है, स्केलेबिलिटी इश्यूज इसके अंदर बहुत सारे हैं, एंड पुराना है तो इस वजह से अब आउटडेटेड भी हो गया है, तो इसको हम यूज नहीं करेंगे। बस आपको ये पढ़ना है कि जेडीबीसी ओडीबीसी का मतलब क्या है। जेडीबीसी ओडीबीसी एक ऐसा ड्राइवर है जो कि पुराना ड्राइवर है, जो कि सी लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है, जो जिसके अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज एंड स्केलेबिलिटी इश्यूज है। ठीक है, और उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, समझ आया? अब बात करते हैं टाइप 2 ड्राइवर, जिसको बोलते हैं नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई ड्राइवर क्या है? नेटिव एपीआई ड्राइवर आपके प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस वेंडर्स। अब डेटाबेस वेंडर्स क्या होते हैं वो आपको बताता हूँ। माई एसक्यूएल, आपने इनका नाम सुना है? माई एसक्यूएल, ओरेकल, आईबीएम, पोस्टग्रीएसक्यूएल, ये हैं आपके डेटाबेस वेंडर्स। ठीक है, अब ये जो वेंडर्स हैं ये अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस के फील्ड में, मतलब ये अपना अपना डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। ठीक है, सो दैट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कोई भी इंडिविजुअल उनके डेटाबेस को एक्सेस करके डेटा उसमें स्टोर कर पाए एंड डेटा उससे रिट्रीव कर पाए उनकी सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, अब ये होते हैं डेटाबेस वेंडर। अब इनका अपना अपना डेटाबेस है, तो इनके डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये खुद की एपीआई प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिव एपीआई ड्राइवर। तो यहाँ पे एपीआई किसकी हुई? एपीआई हुई यहाँ पे डेटाबेस वेंडर की। अब उस केस में यहाँ पे भी इश्यूज आ गए। इशू क्या आ गए कि भाई MySQL की अगर मैं एपीआई यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं MySQL के साथ ही यूज कर सकता हूँ। ओरेकल की अगर एपीआई यूज कर रहा हूँ तो ओरेकल के साथ ही यूज कर सकता हूँ। आईबीएम की एपीआई यूज कर रहा हूँ तो आईबीएम के साथ ही यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इशू क्या आ गया कि मैं जिस पर्टिकुलर वेंडर की एपीआई यूज कर रहा हूँ मेरे को उसी का डेटाबेस यूज करना पड़ेगा। समझ आया? तो इसलिए यहाँ पे ये इश्यूज है। अब बात करते हैं टाइप 3 ड्राइवर की। टाइप 3 ड्राइवर कौन सा है? नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या है? देखो, ये काफी अच्छा ड्राइवर है, इन दोनों से बहुत ज्यादा बेटर है, टाइप 1 और टाइप 2 से। जावा के अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन इशू क्या है यहाँ पे? देखो, इशू क्या आता है कि टाइप 3 ड्राइवर ना एक एक्स्ट्रा लेयर का यूज करता है। देखो, आपका एक है क्लाइंट, क्लाइंट आपका वेब ब्राउजर भी हो सकता है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, और एक होता है आपका डेटाबेस। ठीक है, तो क्लाइंट को डेटाबेस के साथ जब हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो जब नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर की हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एक इंटरमीडिएटरी लेयर का यूज करता है। ठीक है, और इस इंटरमीडिएटरी लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर। ठीक है, ये मिडलवेयर क्या करता है? ये मिडलवेयर नेटिव एपीआई कॉल्स को कन्वर्ट करता है डेटाबेस कॉल्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मिडलवेयर यूज हो रहा है, तो जब कोई आप एक्स्ट्रा चीज यूज करोगे तो उसका कुछ ना कुछ तो वी कैन से रिसोर्सेज वो कंज्यूम करेगी ना। तो उस वजह से अच्छा ये भी है, मतलब अच्छा ये नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर भी है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है जितना ये थिन ड्राइवर है। ठीक है, ये तो मतलब प्रो है, ये मास्टर है इन सब ड्राइवर्स के अंदर, और यही ड्राइवर है जो कि हम यूज करने वाले हैं, और आज के टाइम में चलता भी है। ये सारे इश्यूज को खत्म कर देता है जो इन ड्राइवर्स के अंदर है। ठीक है, तो टाइप 1 की बात करें तो भाई बिल्कुल ही खराब है, सबसे पुराना है, सी के ऊपर लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस इश्यूज है, स्केलेबिलिटी इश्यूज है, एंड बहुत सारे न जाने क्या क्या इश्यूज हैं। ठीक है, नेटिव एपीआई की बात करें तो ये वेंडर स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेटिव एपीआई कॉल्स को, मतलब जो आपकी कॉल्स वी कैन से क्लाइंट से आ रही है या फिर एपीआई से आ रही है, उनको डेटाबेस स्पेसिफिक कॉल्स में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वेंडर स्पेसिफिक हो जाता है। टाइप 3 की बात करें तो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, ये क्या है? ये भी आपकी नेटिव एपीआई कॉल्स को डायरेक्टली ना कन्वर्ट करके एक मिडलवेयर के थ्रू कन्वर्ट करता है, मतलब आपके डेटाबेस को क्लाइंट के साथ कनेक्ट कराता है, लेकिन एक मिडलवेयर के थ्रू। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे भी हमारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं ज्यादा एज कंपेयर टू थिन ड्राइवर। एफिशिएंट ये भी है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है जितना थिन ड्राइवर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग थिन ड्राइवर के बारे में। थिन ड्राइवर क्या करता है? डायरेक्टली कनेक्ट करता है या फिर कन्वर्ट करता है आपके नेटिव एपीआई कॉल्स को डेटाबेस कॉल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें कोई मिडलवेयर नहीं है, कोई परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं है, कोई स्केलेबिलिटी इश्यूज नहीं है, डायरेक्ट जावा के अंदर प्योरली लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत लाइट वेट है, एंड डायरेक्टली आपकी डेटा वी कैन से नेटिव एपीआई कॉल्स को डेटाबेस कॉल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, और डायरेक्टली ये देखो लिखा हुआ भी है, ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टू डेटाबेस प्योर जावा ड्राइवर। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, हमारे पास 4 ड्राइवर्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एंड सबसे एफिशिएंट टाइप 4 है, सबसे बेकार जेडीबीसी ओडीबीसी बिज ड्राइवर है, यानी टाइप 1 है। एंड मतलब हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो टाइप 4 यूज करने वाले हैं, और आज के टाइम में सभी टाइप 4 यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, और अलग अलग सिनेरियोज के केस में सब सूटेबल हैं, लेकिन जनरली जो आज के टाइम में यूज हो रहा है वो टाइप 4 यूज हो रहा है। ओके, अब आगे बात करते हैं। हमने सीखा कि जेडीबीसी क्या होता है, जेडीबीसी ड्राइवर्स क्या होते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं जेडीबीसी कंपोनेंट्स क्या है। देखो,
जब आप जेडीबीसी के साथ काम करोगे ना तो कुछ चीज़ें आपके सामने बार-बार आएँगी, ठीक है? उनको यहीं समझ लेते हैं, देन फिर उनको कोड में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो 4 चीज़ें हैं हमारे पास, एक होती है ड्राइवर मैनेजर क्लास, एक होता है कनेक्शन इंटरफ़ेस, एक होता है स्टेटमेंट एंड प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफ़ेस और एक होता है रिज़ल्ट सेट इंटरफ़ेस। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि आपका यहाँ पे क्लास सिर्फ एक ही है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर, बाकी ये तीनों इंटरफेसेस हैं। समझ आया? कभी भी कंफ्यूज मत करना कि कनेक्शन एक क्लास है, स्टेटमेंट एक क्लास है, रिजल्ट सेट एक क्लास है। नहीं, ये तीनों के तीनों इंटरफेसेस हैं, क्लास सिर्फ आपकी ड्राइवर मैनेजर है। ठीक है? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ड्राइवर मैनेजर नाम की एक क्लास होती है और ये 3 इंटरफेसेस होते हैं जो कि ड्राइवर मैनेजर क्लास के ही इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है? कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। ठीक है? ओके, अब समझ आया? अब बात करते हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास क्या करती है। देखो, ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास ना बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? उसमें से एक बहुत फेमस मेथड है गेट कनेक्शन नाम का, गेट कनेक्शन नाम का। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास के पास एक गेट कनेक्शन नाम का मेथड है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में काम आएगा। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, और ड्राइवर मैनेजर के साथ ही हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। समझ आया? अब ये जो पर्टिकुलर कनेक्शन है जो आपने डेटाबेस के साथ बनाया है, इसको आप कहीं तो होल्ड करोगे, किसी ना किसी इंस्टेंस के अंदर तो स्टोर करोगे ना इसको, सो दैट बाद में इसको यूज करके हम लोग डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए। तो ये जो कनेक्शन बना है डेटाबेस के साथ, इसको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होता है एक इंस्टेंस, जो कि होता है कनेक्शन इंटरफेस का, इस कनेक्शन इंटरफेस का। तो जब भी हमें डेटाबेस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा तो हम लोग इस कनेक्शन इंटरफेस के एक इंस्टेंस का यूज करेंगे। समझ आया? आगे बात करते हैं। अब आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लिया, उसका कनेक्शन का एक इंस्टेंस बना के रख लिया इस कनेक्शन इंटरफेस के थ्रू। अब बारी आती है आपकी एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने की। तो एसक्यूएल क्वेरीज रन करने के लिए जावा के अंदर काम आता है स्टेटमेंट इंटरफेस। ठीक है? अब ये दो टाइप के होते हैं, अलग अलग यूज केस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो बढ़िया होता है वो होता है प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस, और जो जनरली आप लोग यूज करते हो, मतलब लेमैन भाषा में अगर बात करें तो स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है? तो जो प्रो चीज है वो प्रीपेड स्टेटमेंट है, और जो लेमैन या फिर वी कैन से नूब चीज है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट है। ठीक है? ये करते क्या है, ये आपकी एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने में हेल्प करते हैं, बस इतना। फिर रिजल्ट सेट इंटरफेस क्या करेगा, आपने अगर एसक्यूएल पढ़ी है तो वहां पे भी आपको पता होगा कि जो एसक्यूएल की क्वेरी रन करने के बाद जो आउटपुट आता है, ठीक है, जो डेटा आ रहा होता है वो रिजल्ट सेट की फॉर्म में आता है, और उस रिजल्ट सेट का मतलब होता है एक टेबल। ठीक है? रिजल्ट सेट कुछ नहीं है, एक टेबल है। और यहाँ पे जावा के अंदर बात करें तो रिजल्ट सेट एक इंटरफेस है, जो टेबल डेटाबेस से आ रही होगी, ये इंटरफेस का एक इंस्टेंस बनेगा और वो इंस्टेंस उस टेबल को होल्ड करेगा। समझ आया? एसक्यूएल से जो टेबल आ रही होगी, रिजल्ट सेट इंटरफेस का एक इंस्टेंस बनेगा। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जैसे क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं उसी को इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है? तो इस रिजल्ट सेट इंटरफेस का एक इंस्टेंस बनेगा जो कि उस पर्टिकुलर टेबल को जो डेटाबेस से आ रही होगी होल्ड करेगा, और अगर उस पर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी मान के चलो एक टेबल आ रही है जिसके अंदर 10 एंट्रीज हैं और उसके अंदर 4 कॉलम्स है, आईडी, नेम, एज और रोल नंबर। ठीक है? और मेरे को सिर्फ नाम प्रिंट कराने हैं, तो मेरे को सिर्फ नाम प्रिंट कराने हैं, ये हुआ एक ऑपरेशन। और अगर मेरे को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो जो टेबल होल्ड करके रखी है मैंने रिजल्ट सेट के अंदर, उस टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है? और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये कंपोनेंट्स होते हैं जेडीबीसी के, और ये वर्क करते हैं हमारी एपीआई के साथ, यानी जेडीबीसी एपीआई के साथ, डेटाबेस के साथ और ज्यादा एफिशिएंटली इंटरेक्ट करने में। समझ आया? तो जेडीबीसी कंपोनेंट्स आई होप आपको समझ आएंगे। अगर नहीं भी आया, देखो बस मेन चीज है, मेरे को आपको ये समझाना था कि यहाँ पे क्लास सिर्फ ड्राइवर मैनेजर है और ये तीनों इंटरफेसेस हैं और इनके अपने अपने काम है। ठीक है? तो वो काम अगर आपको समझ आ गए हैं, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे ना, मतलब जब हम कोडिंग पार्ट देखेंगे, तो ये चीजें आपको और डीप में समझ आ जाएंगी। अभी आपको इस पे फोकस करने की या ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्राम फ्लो क्या रहने वाला है। प्रोग्राम फ्लो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जब भी आप कोई जेडीबीसी प्रोग्राम लिखोगे तो इसी फ्लो के अंदर आप चलोगे। सबसे पहले आप लोग अपने आईडी को कनेक्ट करोगे अपने एसक्यूएल कनेक्टर के साथ। ठीक है? वो कोई भी वेंडर आप यूज कर रहे हो, वेदर वो माइस्क्यूएल यूज कर रहे हो, ओरेकल यूज कर रहे हो, आईबीएम यूज कर रहे हो, पोस्टग्रेसक्यूएल यूज कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, उसका कनेक्टर रहेगा आपके पास, और उस कनेक्टर के थ्रू आप अपने आईडी को, जिसके अंदर जावा कोड लिख रहे हो, आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे। नंबर वन चीज, सबसे पहले आपको ये परफॉर्म करना है। फिर आपको ड्राइवर्स लोड करने हैं, जो हमने ड्राइवर्स पढ़े ना, वो ड्राइवर्स आपको लोड करने हैं। फिर आपको कनेक्शन क्रिएट करना है अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है? जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, फिर आपको एसक्यूएल क्वेरीज रन करने के लिए चाहिए स्टेटमेंट इंटरफेस, फिर आपको वो बनाना है, एंड देन फिर आप जो भी एसक्यूएल क्वेरी आप लिख रहे हो उसको आपको एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी। वो चीजें हम लोग जब कोडिंग करेंगे ना उसमें बात करेंगे। अभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बस ये समझो कि फ्लो जो है प्रोग्राम का वो ये होने वाला है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं आगे, हमारा टॉपिक क्या था। हमने कुछ चीजें कवर अप कर ली हैं, जैसे जो हमने कवर अप कर लिया वो है व्हाट इज जेडीबीसी, जेडीबीसी ड्राइवर्स, कंपोनेंट्स ऑफ जेडीबीसी। ये तीनों चीजें हमने कवर अप कर ली है, और हमने एक और स्लाइड कवर अप की है कि प्रोग्राम का फ्लो क्या होने वाला है, या फिर जब हम कोड लिखेंगे जेडीबीसी का तो उसका फ्लो क्या होने वाला है। अब बात करते हैं जेडीबीसी को सेटअप कैसे करना है। जेडीबीसी को सेटअप करने के लिए आपको चाहिए दो चीजें। एक चाहिएगा आपके सिस्टम में बेसिकली तीन चीजें चाहिए। एक चाहिएगा आपके सिस्टम में एसक्यूएल इंस्टॉल्ड, मतलब एसक्यूएल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए।
एक कोई भी जावा की आईडीई आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए, और तीसरी चीज चाहिए कि आपको कनेक्टर जो कि आपकी जावा की आईडीई को एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। समझ आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल का जो कनेक्टर होगा उसको डाउनलोड करेंगे, एंड डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन फिर उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे अपनी जावा आईडीई को डेटाबेस के साथ। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग ओपन करो अपना कोई भी वेब ब्राउजर, मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्रोम ओपन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं डाउनलोड माई एसक्यूएल कनेक्टर जे। कनेक्टर जे का मतलब, देखो जे का मतलब है जावा, यहाँ पे बेसिकली ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो माई कनेक्टर जे हम लोगों को डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो माई कनेक्टर जे ये लिखा हुआ है, इस पर आप टैप करो, पहला जो आइकन है। देन फिर इसके बाद देखो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चूज करना है। जो विंडोज यूजर्स हैं उनको चूज करना है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे आपके सामने दो फाइल्स है। एक है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंप्रेस स्टार आर्काइव, और एक है आपके सामने जिप आर्काइव। तो आप इसमें से जिप वाली डाउनलोड कर लो, ये रही 4.8 MB वाली, नीचे वाली आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, मैं डाउनलोड कर ही देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे आपको नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड पे क्लिक करना है। लॉगिन साइन अप कुछ नहीं करना है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, एंड आप इसको सिर्फ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सेव पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे। तो जो आपकी जिप फाइल डाउनलोड होगी, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा ऐसा, यही मिलेगा आपको सबसे पहले माइस्क्यूएल कनेक्टर 8.1.0। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है, और यहाँ पे देखो आपके सामने एक जार फाइल होगी, ये रही माइस्क्यूएल कनेक्टर जे 8.1.0 जार फाइल। यही आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, इसी के साथ आपको काम करना है। तो इस जार फाइल को या तो आप यहाँ से कॉपी करके एक ऐसी जगह पे डाल लो जहाँ पे आपको ये डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, इजीली मिल जाए। तो मैं इसको लोकल डिस्क सी के अंदर डाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लोकल डिस्क सी के अंदर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, ये जार फाइल मेरी यहाँ पे है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कट। अब मैं ओपन करता हूँ अपनी आईडी। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजे आईडिया, जो कि जेटब्रेन्स की एक आईडी है। मेरे को ये सबसे ज़्यादा अच्छी आईडी लगती है। एक्लिप्स भी मैंने यूज़ करा है, मैंने नेटबीन्स भी यूज़ करा है, लेकिन मेरे को पर्सनली इस पे काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वाली आईडी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डायरेक्टली आप जाके इंटेलिजे आईडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पे जब भी आप इसको ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है। मैं यहाँ पे डालता हूँ JDBC डेमो डेमो। ओके, और यहाँ पे मेरी जो पर्टिकुलर लोकेशन है अपने प्रोजेक्ट की वो यही रहने वाली है। एंड यहाँ पे मैंने ओपन JDK 20 इंस्टॉल करके रखा है, जो JDK का वर्जन है मेरा। एंड बाकी सब कुछ सही है। इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब देखो मेरा प्रोजेक्ट रेडी है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक नई जावा क्लास। ठीक है, न्यू जावा क्लास। ठीक है, क्लास क्या रखता हूँ मैं, क्लास का नाम रखता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी रखते हैं, मेन रख लेते हैं। ठीक है, मेन रख लेते हैं। ओके, मेरी मेन क्लास रेडी है। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर एक मेन मेथड भी लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके। इतना बहुत बेसिक सा कोड है, ये बहुत बेसिक सी बॉयलर प्लेट है जावा की। अभी ध्यान रखना है JDBC का कोड नहीं है, ये सिर्फ जावा का बॉयलर प्लेट है। ठीक है, अब आपको अपने माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करना है। तो माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने डाउनलोड करा है अपना माइस्क्यूएल कनेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का फोल्डर है। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। ये सब की सब आपकी JDK के अंदर फाइल्स है। ठीक है, जो आपका JDK है उसके अंदर फाइल्स है। इसको मैं करता हूँ श्रिंक कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो, अब आपको कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको मेन मेन्यू दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट में, इस पे टैप करना, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पे टैप करना, देन लाइब्रेरीज पे टैप करना है आपको, और प्लस पे टैप करना है। अब प्लस पे टैप करने के बाद आपको जावा फाइल पे सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे आपको जो भी आपने अपना एसक्यूएल कनेक्टर जहाँ पे भी आपने डाल के रखा है उसको लोकेट कर लेना है। मैंने डाला है सी फाइल के अंदर, वी कैन से सी डिस्क के अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर। एंड ये रहा मेरा जो जार फाइल है ना, सिर्फ जार फाइल को इंपोर्ट करना है, कुछ और एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करना। इसको ओके करो, एंड ओके पे टैप करो, फिर ओके पे टैप करो, देन अब कर दो अप्लाई पे क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको करना है ओके। एंड देखो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर माइस्क्यूएल कनेक्टर जे 8.1.0 और इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ये सब भी आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर माइस्क्यूएल कनेक्टर जे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका जो आईडीई है वो कनेक्ट हो चुका है आपके डेटाबेस के साथ, और अब आप रेडी हो JDBC का कोड करने के लिए। तो आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आपको अपने आईडीई को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, वो है आपकी जार फाइल, और जो कि रहने वाली है माइस्क्यूएल कनेक्टर जे की। ठीक है, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट JDBC प्रोग्राम या फिर JDBC बॉयलर प्लेट। अब हमें लिखना है अपना पहला JDBC प्रोग्राम, और हमें यूज करना है JDBC बॉयलर प्लेट का। ठीक है, या फिर ये हमें खुद से बनानी है, हम यूज नहीं करने वाले कुछ भी, खुद से JDBC बॉयलर प्लेट बनाएंगे। ठीक है, देखो कैसे बनाई जाती है JDBC की बॉयलर प्लेट। अगली बार से जब भी आप कोड करोगे तो सबसे पहले आपको काम यही करना है। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आपको चाहिए डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए तीन चीजें।
तो प्रोग्राम का फ्लो क्या था, एक बार प्रोग्राम का फ्लो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का फ्लो क्या था? प्रोग्राम का फ्लो क्या था कि आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है अपने आईडी को डेटाबेस के साथ नंबर 1 पे, ठीक है? तो ये तो हमने कर लिया, अपना माइस्क्वेल कनेक्टर जे जो है वो इंपोर्ट कर लिया है और यूज़ कर लिया है, ठीक है? अब हमें करना क्या है, लोड नेसेसरी ड्राइवर्स। सबसे पहले नेसेसरी जो ड्राइवर्स हैं उनको लोड करना है। तो ड्राइवर्स कैसे लोड करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो, ड्राइवर्स लोड करने के लिए आपके पास एक वी कैन से क्लास होती है जिसका नाम क्लास ही होता है, ठीक है? क्लास, इसके पास एक मेथड होता है फोरनेम नाम का, क्लास डॉट फोरनेम, ठीक है? और इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग पास करनी होती है। अब वो स्ट्रिंग क्या होती है वो आपको बताता हूँ, ठीक है? स्ट्रिंग होती है com डॉट माई एसक्यूएल डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर। ड्राइवर का डी कैपिटल है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके। अब हम ड्राइवर्स तो लोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, वो है इस फोरनेम के नीचे कुछ अंडरलाइन, वो भी रेड कलर की। और रेड कलर की है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है वो आपको समझाता हूँ। जब भी आप जेडीबीसी का कोड लिखोगे ना, तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बहुत डीप में नहीं पढ़ाने वाला, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़्यादा डीप में सिखाई है। आई बटन के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उसका, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्सेप्शन और एरर हैंडलिंग का। एरर क्या होता है, देखो, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है, एक लेमन भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है? आपका कंपाइलर पहले से पहले आपको बोलेगा कि भाई पहले इसको दूर करो तब कंपाइल होगा, ठीक है? तब कंपाइल करूंगा, ठीक है? लेकिन अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन को कंपाइलर बोलता है कि भाई ठीक है, तू रह अभी, मतलब अभी के लिए तेरा काम चल जाएगा, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा ना प्रोग्राम तब आपका एक्सेप्शन दिक्कत करेगा, ठीक है? एक्सेप्शन है आस्तीन का सांप, ऐसे समझो। आस्तीन का सांप क्या होता है कि भाई वैसे तो पूरा टाइम आपके साथ रहेगा, ठीक है? सारा काम आप ठीक ठाक करोगे, लेकिन जब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा तभी आपको डस लेगा। एक्सेप्शन वो करता है। एक्सेप्शन क्या करता है, कंपाइल ठीक ठाक हो जाएगा आपका प्रोग्राम, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन पे जाएगा ना तब दिक्कत देगा एक्सेप्शन। तो जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन क्या करेगा, आपका एररनेस रिजल्ट थ्रो कर देगा। मतलब आपने प्रोग्राम लिखा है 5+2 का, एक लेमन भाषा में समझा रहा हूँ, 5+2 का प्रोग्राम लिखा है, इसका मतलब आंसर आना चाहिए 7, लेकिन आपका प्रोग्राम आंसर देगा 9 या फिर -1 या फिर 2, कुछ भी उल्टा सीधा आंसर, 7 नहीं देगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग एररनेस रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए था, जो एग्जैक्ट रिजल्ट होना चाहिए था वो नहीं आया, क्या तो कुछ ऐसा होगा। या फिर आपका प्रोग्राम फट जाएगा। फट जाने का मतलब क्या है, कुछ आपको बहुत सारी रेड रेड लाइन दिखाई देंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर आया कहाँ है, या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो कहाँ से फटा है, ठीक है? एक्सेप्शन कुछ इस तरीके का होता है। अब एक्सेप्शन को हैंडलिंग करने के लिए जावा के अंदर 2 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, ट्राई और कैच, ठीक है? सबसे बेस्ट वर्ड होते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, थ्रो भी होता है आपका, थ्रोस भी होता है, फाइनली भी होता है, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट रहता है वो होता है ट्राई और कैच, और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो भी ट्राई और कैच ही है। थ्रो भी यूज होता है, लेकिन ट्राई और कैच सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ट्राई और कैच यूज कैसे होगा, जब भी आपको लगे कि मेरी किसी भी पर्टिकुलर लाइन में एक्सेप्शन आने वाला है या आ सकता है, तो वहां पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज कर लो। उस लाइन को ट्राई और कैच ब्लॉक में डाल दो। अब ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको लिखना है ट्राई, ठीक है? और आपको यहाँ पे इसको कर देना एंटर, ठीक है? देखो अब होगा क्या, ये आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर चला गया, ये वाली लाइन। तो जिस भी लाइन के अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, जिस पीस ऑफ कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालो, और जो एक्सेप्शन आएगा उसको कैच कर लो कैच ब्लॉक के अंदर। तो कैच करते हैं इसको हम लोग, जो एक्सेप्शन इसके अंदर आ सकता है। अब ये जो क्लास है, ये जो क्लास है, ये जो एक्सेप्शन थ्रो करती है, ये थ्रो करती है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। वैसे तो आपको एक्सेप्शन क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि भाई क्या एक्सेप्शन आ सकता है, तो एक पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन की, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन क्लास। अगर आप ये लगा दोगे और इसका एक इंस्टेंस बना लोगे, ई कुछ भी किसी भी नाम से, इंस्टेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर आपको नहीं पता है कि क्या एक्सेप्शन आ सकता है, तो इस क्लास को आप लिख के छोड़ दो, ये अपने आप हैंडल कर लेगी। जो भी एक्सेप्शन आएगा ये अपने आप हैंडल कर लेगी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि एज अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि आपका पीस ऑफ कोड क्या पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो मैं यहाँ पे, मेरे को पता है कि क्या एक्सेप्शन आएगा, वो रहेगा क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और इसका मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा। ये एक क्लास है, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन भी एक क्लास है, और इसका मैंने इंस्टेंस बनाया है ई के नाम से, ठीक है? और मैं यहाँ पे अब इसको प्रिंट कर लेता हूँ। क्या प्रिंट करता हूँ, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करेगा, देखो जब भी आपका एक्सेप्शन आता है ना, तो वो कुछ एक ट्री की फॉर्म में आता है, ठीक है? एक ट्री की फॉर्म में आता है, पहले आपका कोड फटेगा, फिर उसके बाद फटेगा, फिर उसके बाद फटेगा, जहां जहां लिंक होगा उस एक्सेप्शन का वो सारा कोड फट जाएगा। तो उस केस में ये आपके उस स्टैक को ही प्रिंट करने के काम आता है कि कहाँ से कोड फटा है और कहाँ तक चला है, ठीक है? तो ये सारी चीजें ये हैंडल करता है ये वाला मेथड। और आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो सिंपल क्या करो, आप सिस्टम आउट प्रिंटलन कर लो, सिस्टम आउट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर दो ई डॉट गेट मैसेज। तो जो भी एक्सेप्शन आया है उसका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बस इतना, ठीक है? अगर आपको वो भी नहीं करना है तो ये कर लो। अब देखो वो जो एरर आ रहा था ना यहाँ पे, वो हैंडल हो गया है।
अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे इस ट्यूटोरियल के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर ट्राई ब्लॉक के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कैच ब्लॉक जरूर होना चाहिए। अगर आप खाली ट्राई ब्लॉक लिख के छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, कैच ब्लॉक आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने ड्राइवर्स लोड कर लिए हैं। अब ड्राइवर्स लोड करते वक्त हमें इस लाइन को यूज करना था, और इस लाइन के अंदर हमारे पास एक क्लास थी, क्लास नाम की। उसके पास एक मेथड था फॉर नेम नाम का, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग पास करनी थी। स्ट्रिंग क्या थी हमारी? एक बड़ी सी स्ट्रिंग थी जिसका नाम था com.mysql.cj.jdbc.driver। इसका मतलब क्या है? ये जो com.mysql.cj पैकेज है ना, इसके अंदर पड़े हुए हैं जेडीबीसी के ड्राइवर्स, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। ये एक पैकेज है com.mysql.cj, इसके अंदर पड़े हुए वो ड्राइवर्स जो कि हेल्प करेंगे जेडीबीसी की डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में। समझ आया? अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप जेडीबीसी के साथ काम करोगे तो एक लाइन आपको सबसे पहले लिख के रखनी है, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट, या तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगा लो। एस्ट्रिक का मतलब क्या है? इस पैकेज से सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो, एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी क्या होती है कि वो कुछ भी अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं करता है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं बनाता है, ना क्रिएट करता है, ना इंपोर्ट करता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप एक कोड लिखो तो हमेशा ट्राई करो कि कुछ भी अननेसेसरी इंपोर्ट मत करो। अब हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक लगा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा, वेदर उसकी जरूरत होगी या नहीं। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छे से जान लो कि आप क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हो, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको अभी आप न्यूबी हो बिल्कुल, मतलब अभी आपको नहीं पता है कि क्या क्या इंपोर्ट होने वाला है, तो आप ये लिख दो, काम चल जाएगा आपका, सब चीजें इंपोर्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी तो आप सीख ही रहे हो ना, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ड्राइवर्स लोड हो चुके हैं। अब दूसरा काम क्या था ड्राइवर्स को लोड करने के बाद? देखो दिखाता हूँ। ड्राइवर्स को लोड करने के बाद अगला काम था कनेक्शन क्रिएट करना। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें आपको हमेशा ऐसे ही लिखनी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मेन मेथड के वो आपको बाहर लिखनी है हमेशा, ध्यान रखना। ऐसा भी बताऊंगा कि क्यों लिखनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको चाहिएगा एक यूआरएल। यूआरएल क्या होगा? यूआरएल रहेगा आपके डेटाबेस का यूआरएल, ठीक है। इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, स्ट्रिंग यूआरएल, ठीक है। यूआरएल हो गया। इसके बाद आपको अगला चाहिएगा स्ट्रिंग यूजर नेम, और अगला चाहिएगा आपको स्ट्रिंग पासवर्ड। ये 3 चीज़ें चाहिएंगी, ये तीनों के तीनों आपके डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स हैं। आपके डेटाबेस का यूआरएल माइस्क्यूएल डेटाबेस का, आपके यूजर नेम डेटाबेस का, और आपका पासवर्ड डेटाबेस का, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिएंगी। अब आपको इनको 2-3 चीज़ें इनके पहले और लिखनी है, ठीक है। वो चीज़ें क्या हैं? देखो, प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, और इसको बना देते हैं फाइनल। देखो, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल मैं क्यों बना रहा हूँ वो समझा देता हूँ। प्राइवेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये तीनों जो वेरिएबल्स है ना, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स मेरे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे डेटाबेस का यूआरएल, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड किसी के भी हाथ लगे, ठीक है। तो प्राइवेट मैंने इसलिए बनाया। प्राइवेट करता क्या है? ये होता है एक एक्सेस मॉडिफायर। ये उस पर्टिकुलर चीज को जिसके पहले इसको लगा दिया गया है उसको उस क्लास के बाहर यूज होने से बचाता है। इन केस आप इनहेरिट भी कर रहे हो ना इस क्लास को किसी दूसरी क्लास से, तब भी आप प्राइवेट मेंबर्स को यूज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर क्लास के, ठीक है। डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते मतलब। तो उस केस में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ वाइज एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपने ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे डेटा मेंबर्स जिनको आपको ध्यान रखना है कि वो सिक्योरिटी वाइज ब्रीच ना हो जाए उनकी सिक्योरिटी, ठीक है। तो उस केस में आपको उन्हें बना देना प्राइवेट। स्टैटिक क्यों बना रहा हूँ? देखो, इसको मैंने बनाया है मेन मेथड के बाहर। अब ये मेन मेथड क्या है? ये मेन मेथड है स्टैटिक टाइप का। जब भी हम किसी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से किसी नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को रेफर करने की कोशिश करते हैं या उसको यूज करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, तो एक एरर आता है। और एरर में क्या बोलता है आपका जावा का कंपाइलर कि भाई आप एक स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट से एक नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट को रेफर करने की कोशिश कर रहे हो। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो, या तो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, जिस क्लास का ये वेरिएबल है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन डेटा मेंबर्स को यूज करो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करने के लिए। उस केस में मैंने इसको कर दिया स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, इन तीनों डेटा मेंबर्स को बिना कोई इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कहीं पे भी यूज कर सकता हूं थ्रू आउट दी प्रोग्राम, ठीक है। फाइनल क्यों करा है? देखो, एक बार मैंने यूआरएल डाल दिया, अब क्या मैं बार बार डेटाबेस का यूआरएल चेंज करूंगा क्या? आप समझो, एक बार मैंने यूआरएल डाल दिया तो फाइनल हो गया, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे डेटाबेस का यूआरएल, यूजरनेम और पासवर्ड चेंज हो। ऐसा ना हो कि इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैं बाद में चेंज कर पाऊं। बाई चांस मैंने पासवर्ड की वैल्यू स्टार्टिंग में तो प्रोग्राम के सही डाल दी है, लेकिन बाद में कहीं पे पासवर्ड को एक्सेस करके और मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो उस केस में तो मेरा पूरा प्रोग्राम का फ्लो ही बिगड़ जाएगा। तो आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस क्या रहेगी, इनको फाइनल करके छोड़ दो, ठीक है। तो समझ आया आपको प्राइवेट स्टैटिक फाइनल क्यों लगाना है? ओके, अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू दे दोगे, ठीक है। वैल्यू क्या रहने वाली है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको भी प्राइवेट स्टैटिक फाइनल करते हैं और इसको भी करते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, ठीक है। सिमिलरली इसको भी करते हैं प्राइवेट स्टैटिक फाइनल। बहुत बढ़िया, ठीक है। ई रह गया यहाँ पे, ओके।
अब इनकी वैल्यूज देते हैं, ठीक है। वैल्यूज कैसे आएगी, देखो यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो कहां से पता चलेगी वो आपको बताता हूँ। MySQL, आपको जाना है MySQL वर्कबेंच के अंदर, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास MySQL इंस्टॉल्ड है, नहीं इंस्टॉल्ड है तो प्लीज जाके यूट्यूब पे कोई भी ट्यूटोरियल रेफर करना और MySQL को इंस्टॉल करना सीख लो, ठीक है। तो MySQL वर्कबेंच के अंदर जो भी आपका इंस्टेंस है, जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो, उस पर देखो, उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप उसको यहाँ पे कॉपी JDBC कनेक्शन स्ट्रिंग टू क्लिपबोर्ड, ये आपका लिखा हुआ है, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये वो URL है जो कि आपको हेल्प करेगा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसमें भी चेंजेस होने हैं। चेंजेस क्या होने हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क यूजर इक्वल्स टू रूट लिखा है, इसको हटा के यहाँ पे आपको वो डेटाबेस का नाम डालना है जिस डेटाबेस में आपको काम करना है। लेकिन अभी के लिए इसको ऐसे ही लीव करते हैं, जब डेटाबेस बना लेंगे तो इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, अगला है प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग यूजर नेम। यूजर नेम क्या रहेगा, मेरे को पता है मेरे डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, मेरे डेटाबेस का यूजर नेम है रूट, ठीक है। और पासवर्ड भी मेरे को पता है मेरे डेटाबेस का, आपको पता होना चाहिए, वो है admin@123। ओके, तो मेरे तीनों वेरिएबल्स रेडी हैं, URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो यूजर नेम तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क यूजर इक्वल्स टू रूट, रूट यहाँ से डाल देना यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ओके। अब बात करते हैं आगे। तो अब हमें करना क्या है, हमें बनाना है कनेक्शन डेटाबेस के साथ। डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए थी, ये तीनों चीजें लिख के रख ली। अब इनको बस यूज करना है। यूज कैसे करना है, देखो ट्राई कैच ब्लॉक वापस से शुरू करना, वापस से ट्राई कैच ब्लॉक शुरू करो, वापस से यहाँ पे कैच ब्लॉक लगाओ, कैच ब्लॉक लगाओ। अब यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन जाने वाला है वो आपको बता देता हूँ। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, लेकिन अभी के लिए ये देखते हैं कि कैसे कनेक्शन बनाना है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखते हैं कुछ कोड। कोड क्या रहेगा, कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था JDBC कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पे देखना JDBC कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास चार कंपोनेंट्स थे, ड्राइवर मैनेजर क्लास, कनेक्शन इंटरफेस, स्टेटमेंट इंटरफेस और रिजल्ट सेट इंटरफेस। अब ये जो ड्राइवर मैनेजर क्लास थी ना, इसके पास ये मेथड था गेट कनेक्शन नाम का, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मेथड जो है ये कनेक्ट करेगा आपको डेटाबेस के साथ, और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए इसको चाहिए तीन चीजें। वो तीन चीजें हमने लिख के रखी हैं, URL, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये तीन चीजें हमने ऑलरेडी लिख के रखी हैं। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने वापस आईडी के अंदर, यहाँ पे पास कर दे अपनी ये तीनों चीजें, URL, यूजर नेम और पासवर्ड। देखो ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स पास किए, लेकिन अभी भी यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, यानी यहाँ पे कुछ एरर या एक्सेप्शन हो सकता है, वो यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, उसकी दिक्कत है ही नहीं हमें। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा आता है, यहाँ पे आता है SQL एक्सेप्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के एक्सेप्शन आते हैं, एक आता है आपका क्लास नोट फॉन्ट एक्सेप्शन, वो आएगा सिर्फ इस केस में, और एक आता है आपका SQL एक्सेप्शन, जो अब हम जितना भी कोड नीचे लिखेंगे ना उस सब में SQL एक्सेप्शन आएगा, वेदर वो स्टेटमेंट हो, वेदर वो रिजल्ट सेट हो, कोई भी इंटरफेस का यूज करेंगे SQL एक्सेप्शन ही आएगा, ठीक है। SQL एक्सेप्शन क्या है कि जब भी आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हो तो जो वी कैन से एक्सेप्शन आता है, उस केस में डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हुए उसको हम लोग बोलते हैं SQL एक्सेप्शन। समझ आया? इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे ई के नाम से, आप कुछ भी बना सकते हो, इंस्टेंस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे इंस्टेंस भी रख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ई रख रहा हूँ सो दैट बार बार मेरे को काफी लंबा वर्ड ना लिखना पड़े, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। या तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो ई डॉट गेट मैसेज प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो कि आपको कंप्लीटली स्टैक प्रिंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपका कनेक्शन रेडी है। अब कनेक्शन आपका बना है यहाँ पे राइट साइड, ठीक है, कनेक्शन आपका बना है यहाँ पे, लेकिन ये कनेक्शन को होल्ड करने के लिए कुछ चीज तो चाहिए ना। वो कनेक्शन को होल्ड करने के लिए काम आता है कनेक्शन इंटरफेस। इस कनेक्शन इंटरफेस का एक इंस्टेंस बनाया है जिसका नाम है कनेक्शन। इस इंस्टेंस का नाम भी कुछ भी रख सकते हो आप, कौन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के पास वो कनेक्शन रहेगा जो कि डेटाबेस के साथ वी कैन से हमने क्रिएट किया है, ठीक है। ओके, कनेक्शन रेडी है। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है हमें स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करेंगे, स्टेटमेंट इक्वल्स टू, अब स्टेटमेंट इंटरफेस का हमने इंस्टेंस तो बना दिया, लेकिन इसमें वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। वैल्यू आएगी इसके अंदर, मैं एक लाइन लिख देता हूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। देखो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टेटमेंट इंटरफेस का। अब ये स्टेटमेंट इंटरफेस SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है इस मेथड की हेल्प से, क्रिएट स्टेटमेंट नाम के मेथड की हेल्प से। अब ये जो क्रिएट स्टेटमेंट नाम का मेथड है ना, ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पास अवेलेबल नहीं होता, ये अवेलेबल होता है कनेक्शन इंटरफेस के इस इंस्टेंस के पास, ठीक है। तो कनेक्शन इंटरफेस का इंस्टेंस यूज किया, इसके पास एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट नाम का, वो यूज किया, और हम लोगों ने स्टेटमेंट इंटरफेस का इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। तो क्रिएट स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं,
हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रीपेड स्टेटमेंट, वो भी हम लोग यूज़ करना सीखेंगे लेकिन थोड़ी देर में। तो स्टेटमेंट इंटरफेस के इंस्टेंस को वैल्यू मिल चुकी है। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में और डेटाबेस से रिजल्ट को रिट्रीव करने में, फिर डेटाबेस के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने में। तो क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आपको लिखनी है क्वेरी। देखो, आपको क्या लिखनी है? आपको लिखनी है क्वेरी। वैसे तो जो आपका पहला प्रोग्राम है, जो आपकी जेडीबीसी की बॉयलर प्लेट है, वो यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है? उसमें आपको ये स्टेटमेंट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप या तो यूज़ करोगे प्रीपेड स्टेटमेंट का या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीपेड स्टेटमेंट ही यूज़ करो, वो थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन ये क्योंकि सिंपलर रहता है, सिंपलर तो यार प्रीपेड स्टेटमेंट भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जो है इसको हटा के ये जितना भी कोड मैंने लिखा है, पहले 3 वेरिएबल्स बनाए, उनको क्या-क्या हमने प्राइवेट स्टैटिक फाइनल करा है, फिर सारे ड्राइवर्स लोड करे हैं, देन फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है। ये जेडीबीसी का बॉयलर प्लेट है एंड यही आपका जेडीबीसी का पहला प्रोग्राम है, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं डेटाबेस के साथ ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं इस स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हुए। अगला हमारा टॉपिक यही है, ठीक है? स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाएँ। तो उसके लिए हमें चाहिएगा डेटाबेस और डेटाबेस के अंदर चाहिएंगी कुछ वैल्यूज़, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बना लेते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। तो हम लोग अपने माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के अंदर हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं चेक करता हूँ शो डेटाबेसेस, मेरे पास कौन-कौन से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं मेरे पास, लेकिन मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट्स, इफ नॉट एक्सिस्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मैं यहाँ पे सीधा भी बना सकता था, वैसे यार मैं आपको एसक्यूएल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस होती है ना, वो साथ-साथ आपको बतानी चाहिए, सो दैट आप अगर आप ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप इन प्रैक्टिसेस को यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर इनको डेली प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे हो इन चीज़ों को, तो आपको लानी चाहिए, ठीक है? सीखने को तो कुछ भी मिल जाए वो बेटर ही रहता है। तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एक्सिस्ट, इसका मतलब क्या है? ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि डेटाबेस आपका तभी क्रिएट होगा अगर उस नाम से पहले से कोई डेटाबेस एक्सिस्ट नहीं करता होगा। समझ आया? अब बात करते हैं कि हम लोगों को डेटाबेस का नाम क्या रखना है। डेटाबेस का नाम मैं रखता हूँ, डेटाबेस का नाम रखते हैं हम लोग माईडीबी, माईडीबी रखते हैं, माईडीबी, ठीक है? डेटाबेस बन गया, ठीक है? अब हम लोग करते हैं यूज़ माईडीबी, इस डेटाबेस को यूज़ भी करना है, तो यूज़ माईडीबी मैंने कर दिया। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर बनाता हूँ मैं एक टेबल। टेबल क्या बनाता हूँ? टेबल रहेगी हमारी क्रिएट टेबल और टेबल का नाम रहेगा फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड इस टेबल के अंदर हमारे कुछ वैल्यूज़ रहेंगी या कुछ फ़ील्ड्स रहेंगे। वो फ़ील्ड्स क्या रहेंगे? आईडी, जो कि रहेगी हमारे पास इंटीजर टाइप की, जो कि रहेगी ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और ये आईडी हमारी रहेगी प्राइमरी की, ठीक है? दूसरा रहेगा हमारे पास नाम स्टूडेंट का, जो कि हमारे पास रहेगा वैरचर टाइप का। ये रहेगा हमारे पास 255 एंड इसको हम लोग रखेंगे नॉट नल, कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग रखेंगे इसकी एज, ये भी रहेगी हमारे पास इंटीजर टाइप की, ये भी रहेगी नॉट नल। और इसके बाद हम लोग लगाते हैं इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इसके मार्क्स, मार्क्स कर देते हैं, मार्क्स ये रहेंगे हमारे पास डबल टाइप के और इसके बाद हम लोग कर देते हैं इसको भी नॉट नल। टेबल को करते हैं हम लोग क्लोज एंड टेबल अपनी रेडी है, एंटर एंटर करते हैं, ठीक है? एक बार इसको करते हैं डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब माई वी कैन से स्टूडेंट्स। तो टेबल अपनी रेडी है, ओके? अब क्या करते हैं, टेबल अपनी रेडी है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल के अंदर एक एंट्री करते हैं, ठीक है? माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के थ्रू ही हम लोग इस टेबल के अंदर एक एंट्री करते हैं। मैं करता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। कौन-कौन से फील्ड में इंसर्ट करना है? हमें इंसर्ट करना है नेम के अंदर, एज के अंदर एंड मार्क्स के अंदर और यहाँ पे हमें एंटर करनी है वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या रहने वाली है? हमारा नेम रहने वाला स्टूडेंट का अमित, अमित एंड उसकी जो एज रहने वाली है वो रहने वाली है 21 और उसका जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं फॉर एग्जांपल 94.5। तो उसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज और मेरी एक रो इंसर्ट हो चुकी है मेरी टेबल के अंदर। एक बार हम लोग करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स के अंदर डेटा है 1 अमित 21 एंड 94.5, ठीक है? अब मेरे को ये डेटा प्रिंट करना है यहाँ पे। अब इस डेटा को कैसे प्रिंट करेंगे? ये डेटा प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेरी क्या लिखी है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? ये क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखी है, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है? इसी को कॉपी करते हैं। वैसे आपको ये क्वेरी मैनुअली लिखनी होगी यहाँ पे, लेकिन कॉपी कर लो, अभी आपको दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि वही क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग क्वेरी और उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है? और इसको मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कर देता हूँ सो दैट ये बन जाए मेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है? और ये बन जाएगी मेरी स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये सारा डेटा, अब ये क्वेरी हेल्प करेगी मेरी डेटा लाने में डेटाबेस से। अब डेटाबेस से डेटा कैसे लाया जाएगा? तो मैंने ये
तो अभी तक हमने एक चीज़ सीखी है कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से। अब ये स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से कैसे एग्जीक्यूट होगी? स्टेटमेंट इंटरफेस के इस इंस्टेंस के पास, स्टेटमेंट नाम के इस इंस्टेंस के पास एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है? एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड होता है। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूट अपडेट। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हो डेटाबेस से तो हमेशा एग्जीक्यूट क्वेरी चलाना है। लेकिन जब आप डेटा के ऊपर इंसर्ट, अपडेट या डिलीट ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको एग्जीक्यूट अपडेट चलाना है। ठीक है? तो अभी हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड चला रहे हैं और यहाँ पे हमें पास करनी है अपनी एसक्यूएल क्वेरी। क्वेरी पास कर दी हम लोगों ने एज एन आर्ग्यूमेंट और इसको हम लोग करते हैं क्लोज। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये पर्टिकुलर जो वी कैन से लाइन है, यहाँ पे आएगी टेबल, डेटाबेस से पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी ये वाली। ठीक है? अब इस टेबल को होल्ड करने के लिए जावा के अंदर कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है? मैंने कुछ भी नहीं डाला है जो कि इस टेबल को होल्ड करेगा जो डेटाबेस से आएगी। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके लिए काम में आएगा रिजल्ट सेट इंटरफेस। तो मैं रिजल्ट सेट इंटरफेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, रिजल्ट सेट। इसका नाम हम रखते हैं रिजल्ट सेट इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब जो भी टेबल आएगी वो इस रिजल्ट सेट इंटरफेस के एक इंस्टेंस के पास आएगी और ये उसको होल्ड करेगा। अब होल्ड करेगा मतलब क्या है? होल्ड करने का मतलब है कि भाई अब मेरे को उस टेबल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो मैं इस रिजल्ट सेट के थ्रू करूंगा। ठीक है? क्योंकि वो टेबल इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है? अब मेरे को ये टेबल करनी है प्रिंट। प्रिंट करने से मतलब क्या है कि मेरे को वो सारी वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, आईडी, नेम, एज और मार्क्स। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे चलाता हूँ एक वाइल लूप। वाइल लूप क्यों चला रहा हूँ कि जब तक मेरी टेबल में डेटा रहेगा, मतलब जब तक मैं उस टेबल के ऊपर मैं एक वाइल लूप चलाऊंगा और उसको एक एक करके रो बाय रो इटरेट करूंगा। मान के चलो यहाँ पे 3 रोज होती, तो पहले वाइल लूप के अंदर मेरा पॉइंटर होता, मैं सेट कर देता पहली रो के ऊपर, फिर दूसरी रो के ऊपर, फिर तीसरी रो के ऊपर। ठीक है? तो मैं ये पॉइंटर चलाऊंगा जो कि मेरी हर एक रो को पॉइंट करेगा और डेटा को ला के देगा हर एक रो के। ठीक है? तो वो जो पॉइंटर है वो पॉइंटर कैसे मिलेगा मुझे? वो पॉइंटर मिलेगा मुझे रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। ये एक मेथड होता है इस रिजल्ट सेट इंटरफेस के इंस्टेंस के पास। इस मेथड के थ्रू हम लोग वो पॉइंटर सेट करने के बाद कुछ रिटर्न कर सकते हैं। वो रिटर्न क्या होगा? देखो, ये मेथड रिटर्न करेगा आपको बूलियन डेटा टाइप। बूलियन क्या करेगा? ट्रू या फॉल्स। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट आपको रिटर्न करेगा कि डेटाबेस के अंदर, कि उस टेबल के अंदर जिसके ऊपर आप व्हाइल लूप चला रहे हो, आगे कोई रो बची है या नहीं बची है। अगर कोई रो बची है अभी भी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर कोई रो रहेगी। जब अगर कोई रो नहीं रहेगी तो ये लूप जो है वो वी कैन से टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आया? तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, यू कैन से इसको हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक शुरू करते हैं वाइल, वी कैन से वाइल लूप का। ठीक है? अब वाइल लूप तो शुरू हो गया। अब इसके बाद हमें चाहिए वो जो यहाँ से फील्ड्स हैं, इनकी वैल्यू चाहिए। ये फील्ड्स कौन कौन से हैं? आईडी, नेम, एज और मार्क्स। अब ये फील्ड्स तो एसक्यूएल के फील्ड्स हैं, लेकिन मेरे को वैल्यू किस में चाहिए? मेरे को वैल्यू चाहिए जावा के फील्ड्स के अंदर, सो दैट मैं उसको प्रिंट करा सकूँ कंसोल पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जावा के लोकल वेरिएबल्स बना लेता हूँ। जावा के लोकल वेरिएबल्स कौन से रहने वाले हैं? इंटीजर टाइप की आईडी रहेगी। ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास रहेगी, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं यार, बार बार ये आईडी दिक्कत करेगा वरना। ठीक है? इंट आईडी इक्वल्स टू, ये जो रिजल्ट सेट नाम का इंटरफेस है, इसका जो इंस्टेंस है, इसके पास एक मेथड होता है गेट करके। ठीक है? इस गेट के बाद आपको कुछ लिखना होता है। लिखना क्या होता है कि जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू आपकी डेटाबेस से आ रही है, वही डेटा टाइप की वैल्यू आपको यहाँ पे उसी डेटा टाइप का आपको मेथड बनाना है। तो मेरी इंटीजर वैल्यू आएगी तो यहाँ पे मैं गेट इंट लिख दूंगा। मेरी स्ट्रिंग वैल्यू आएगी तो मैं गेट स्ट्रिंग लिख दूंगा। डबल वैल्यू आएगी तो गेट डबल कर दूंगा। ठीक है? तो अभी आईडी हमारी इंटीजर टाइप की है तो गेट इंट करूंगा और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर मेरे को पास करना है एसक्यूएल की टेबल के फील्ड का नाम। तो मेरे को इस फील्ड की वैल्यू चाहिए, किस फील्ड की? आईडी फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को ये पास करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है? तो मैं यहाँ पे आईडी पास करूंगा। देखो, अब मेरी आईडी आ जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है? उसके बाद देखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिजल्ट सेट। इस बार क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है तो इसको गेट स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ पे पास करेंगे हम लोग नेम। ठीक है? और उसके बाद थी हमारी एज, इंट एज इक्वल्स टू रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट। यहाँ पे पास करेंगे हम लोग एज। इसके बाद हमारा डबल में सैलरी थी, डबल सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं थी यार, मार्क्स थे मेरे, लास्ट प्रोजेक्ट घूम रहा है दिमाग में। मार्क्स थे, देन मार्क्स में हम लोग पास करेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल। इसके अंदर पास करेंगे हम लोग मार्क्स और हमारे सारे वेरिएबल्स रेडी हैं। ठीक है? अब बस कुछ नहीं करना है, अब इनकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है? मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम आउट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ आईडी प्लस कर देता हूँ यहाँ पे आईडी को। सिस्टम आउट प्रिंट एलन, यहाँ पे पास करते हैं नेम प्लस नेम। सिस्टम आउट प्रिंट एलन एज, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं एज। इसको फॉर्मेट कर देते हैं थोड़ा सा। एंड सिस्टम आउट प्रिंट एलन मार्क्स, यहाँ पे हम लोग पास करते हैं, एक सेकेंड,
प्लस मार्क्स। बहुत बढ़िया। तो अपने सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएँगी एंड उसके बाद ये व्हाइल लूप से जब तक रोज़ इस व्हाइल लूप को मिलती रहेंगी तब तक ये चलता रहेगा और जैसे ही रोज़ खत्म हो जाएँगी टेबल के अंदर ये व्हाइल लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? अब इसको करते हैं हम लोग रन एक बार, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो डेटाबेस सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या है, एक एक्सेप्शन आया था। एक्सेप्शन क्या आया था? नो डेटाबेस सेलेक्टेड और वो मैंने हैंडल किया है यहाँ पे, ठीक है? ई डॉट गेट मैसेज की हेल्प से मैंने वो हैंडल कर दिया है और ये एक्सेप्शन को कैसे दूर करूंगा नो डेटाबेस सेलेक्टेड को? देखो मैंने आपको कहा था कि इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो भी मैं डेटाबेस बनाऊंगा उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लेकिन वो मैंने डाली नहीं और मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या था? माई डीबी। तो यहाँ पे मैं माई डीबी लिख लेता हूँ। इस बार ये नहीं आएगा, ठीक है? अब इस बार इसको रीरन करते हैं, यहाँ पे रीरन करते हैं। ये देखो इसने इस बार डेटा प्रिंट कर दिया, ID 1, नेम अमित, एज 21, मार्क्स 94.5 और यही डेटा है अमित का। 1 अमित, एज 21, मार्क्स 94.5। तो बहुत सिंपल है स्टेटमेंट है, वी कैन से स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना या फिर डेटाबेस के साथ क्वेरीज को या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाना। अब ये तो बात हुई डेटा को रिट्रीव करने की। अब बात करते हैं डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। तो इंसर्ट करने के लिए लिखनी पड़ेगी हमें इंसर्ट क्वेरी एंड इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो इंसर्ट क्वेरी में क्या रहेगा, देखो डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी वो बताता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखते हैं इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़ और यहाँ पे स्टूडेंट्स में पास करते हैं हम लोग नेम, हाँ नेम, एज एंड यू कैन से मार्क्स और इसके बाद हम लोग पास करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़। अब देखो जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पास करूँगा तो वैल्यूज़ मेरे कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रफ में लिख के यहाँ पे कमेंट करते हुए इसको, ठीक है? मैं जब यहाँ पे वैल्यूज़ पास करूँगा तो वो कुछ इस फॉर्मेट में होने चाहिए, राहुल, राहुल एंड एज रहेगी फॉर एग्जांपल 25 एंड उसके बाद जो है उसका जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 74.5। तो जब हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग पास करनी हो तो एक तो दिक्कत आती है कि हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट करनी होती है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये। एंड दूसरी दिक्कत ये रहती है कि यू कैन से अगर हमें मल्टीपल एक टाइम पे मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं तो वहाँ पे इशू आएगा। वहाँ पे इशू क्यों आएगा? क्योंकि हमें बार बार स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अब उस केस में हमें हेल्प करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं प्रीपेड स्टेटमेंट यूज करता तो ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे फॉर्मेट करूँगा इस स्ट्रिंग को, ठीक है? मैं इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट और यहाँ पे मैं पास करूँगा अपनी स्ट्रिंग इंसर्ट इनटू और इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे पास करते हैं हम लोग नेम, एज एंड मार्क्स और फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं वैल्यूज़ और वैल्यूज़ के बाद इसको करते हैं क्लोज और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ओपन करके रखा है जावा टी पॉइंट पे मैंने ओपन किया है। देखो अगर आपको इंटीजर का चाहिए, देखो ये रहा इंटीजर का मॉड्यूलो ओ होता है और अगर हम बात करें स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग कहाँ पे, हाँ एनी टाइप स्ट्रिंग वैल्यू ये रहा, इसका मॉड्यूलो एस होता है। एंड अगर हम बात करें डबल की या फ्लोटिंग पॉइंट की तो उसका होता है मॉड्यूलो ई, ठीक है? मॉड्यूलो ई, मॉड्यूलो एफ ये सब डेसिमल नंबर है, ठीक है? तो इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ मॉड्यूलो एस का और मॉड्यूलो एफ का और मॉड्यूलो ओ का, ठीक है? इनका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और भी कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं सबसे पहला हमारा नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ मॉड्यूलो एस कोमा मॉड्यूलो ओ हमारी इंटीजर वैल्यू कोमा मॉड्यूलो एफ, ठीक है? ये पास किया एंड यहाँ पे हम लोग पास करते हैं कोमा लगा के अपनी वैल्यूज़ जो भी हमें इनमें पास करनी है इनकी जगह पे। हमें पास करनी है, एक तो मुझे पास करनी है नेम की वैल्यू रहेगी राहुल, ठीक है? और उसकी जो एज रहेगी वो रहेगी 21 ईयर्स एंड या फिर 23 रखते हैं एंड उसकी जो मार्क्स रहेंगे वो रहेगा 74.5, ठीक है? बहुत बढ़िया, इसको करते हैं क्लोज, सब कुछ डन है। अब इसके बाद देखो क्वेरी अपनी रेडी है। तो मैंने आपको बताया था जब हम डेटा को रिट्रीव करते हैं तो हम एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड लगाते हैं और जब इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना होता है तो एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड लगाते हैं। तो एग्जीक्यूट क्वेरी को करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है? अब एक चीज़ और का डिफरेंस है,
जब हम एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे तो इस बार कोई टेबल नहीं आएगी हमारे पास, इस बार आएगा कि कितने रोज डेटाबेस में अफेक्ट हुए हैं। इसका मतलब एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, कितने नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुए डेटाबेस में। तो एक इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैं इंटीजर अफेक्टेड रोज या फिर रोज अफेक्टेड नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, अफेक्टेड। ठीक है, ये रेडी है, इसको हटा देते हैं। अब इसका कोई नीड नहीं है क्योंकि हमें डेटा मिल ही नहीं रहा है, मतलब कोई टेबल आ ही नहीं रहा है, तो उस टेबल पे लूप चलाने का क्या फायदा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कहूँगा इफ रोज अफेक्टेड इज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं बोल दूंगा सिस्टम ऑफ प्रिंटलन डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अदरवाइज कंट्रोल जेड, अदरवाइज मैं बोल दूंगा सिस्टम ऑफ प्रिंटलन डेटा नॉट इंसर्टेड। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अब रोज अफेक्टेड हमें मिल गए थे कि इस क्वेरी को रन करने के बाद कितने नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुए डेटाबेस के अंदर। अगर मोर देन 0 रोज अफेक्ट हुए हैं, इसका मतलब डेटा कुछ ना कुछ चेंज हुआ है डेटाबेस के अंदर, तो इसका मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। और अगर 0 रोज अफेक्ट हुए हैं यानी कुछ डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा ये वाली जो क्वेरी है हमारी ये रन नहीं हुई है, मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुए और डेटा जो है वो डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये बोल रहा है अननोन कॉलम राहुल इन फील्ड लिस्ट। एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा इशू क्यों आ रहा है। राहुल को हमने डाल दिया यहाँ पे, अच्छा इशू यहाँ पे है, इसको हमें करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। देखो जब भी हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो हमें उसको इसमें रखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे तो हम उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लीव कर देंगे सो दैट वो एररनेस रिजल्ट थ्रो ना करे। ठीक है, तो राहुल इंसर्ट हो चुके हैं। एक बार चेक करते हैं कि क्या राहुल की एंट्री यहाँ पे आ गई है। बिल्कुल सही, राहुल की एंट्री भी यहाँ पे आ चुकी है हमारे डेटाबेस के अंदर। अब मैं चाहता हूँ डेटा को अपडेट करना। इंसर्ट हमने सीख लिया, रिट्रीव करना हमने सीख लिया। अब अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी। क्वेरी कैसे चेंज करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से, क्या लिखते हैं, अपडेट, इसके अंदर अपडेट, किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, हमें सेट करना है किस फील्ड को अपडेट करना है, ये ध्यान रखो, किस पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना है। मान के चलो मुझे राहुल के जो मार्क्स है वो करने हैं 92.5 या मेरे को करने हैं 89.5। ठीक है, और ये 74.5 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेट मार्क्स इक्वल्स टू और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, क्या पास करेंगे, मोड्यूलो एफ। ठीक है, मतलब जो भी मार्क्स की वैल्यू रहने वाली है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से, इसकी वैल्यू डाल के। एंड देन फिर उसको हम लोग प्राइमरी की से लोकेट करेंगे वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी हम लोग पास कर देते हैं डायरेक्टली। आईडी रहेगी हमारी, क्या रहेगी आईडी रहेगी 2। इसको भी हम लोग इंटीजर से ही ले लेते हैं। ठीक है, मोड्यूलो यू कैन से डी ले लेते हैं एंड इसको पास करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहला रहेगा मोड्यूलो एफ रहेगा हमारा मार्क्स यानी 89.5 और हमारी जो आईडी रहेगी वो रहेगी 2। ठीक है, बहुत सही। तो हमने कहा देखो क्वेरी अगर आपको नहीं पता है एसक्यूएल की तो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखो कि एसक्यूएल आपको आनी चाहिए। तो अपडेट स्टूडेंट, जब भी हम अपडेट करते हैं कोई भी फील्ड के अंदर, यानी किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू या किसी भी रो के अंदर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू जब हम अपडेट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। हमें लिखना होता है अपडेट, किसके अंदर अपडेट करना है, स्टूडेंट्स टेबल के अपडेट करना है, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर अपडेट करना है, किस फील्ड को अपडेट करना है, मार्क्स फील्ड को अपडेट करना है। कहाँ पे अपडेट करना है, जहाँ पे आईडी हमारी 2 है, मतलब सेकंड आईडी के लिए, आईडी 2 के लिए मार्क्स फील्ड को हमें अपडेट कर देना है नई वैल्यू से। नई वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी है। ठीक है, ओके। अब इसको एक बार रन करते हैं। अब भी क्योंकि हम अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट अपडेट ही यूज करेंगे एंड इस बार भी बस ये पता चलेगा कि कितने रोज अफेक्ट हुए हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे सेम इंट रोज अफेक्टेड। ध्यान रखना रिजल्ट सेट सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब आप लोग डेटा को रिट्रीव कर रहे हो डेटाबेस से। इसको करते हैं हम लोग रन, डेटा इंसर्टेड। अच्छा ये तो बस प्रिंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर मैं इसको डेटा अपडेटेड कर देता, इसका मतलब ये सही से चल गया है। ठीक है, डेटा नॉट अपडेटेड कर देते हैं, डेटा नॉट अपडेटेड। ठीक है, एक बार और करके देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या राहुल जी के मार्क्स 89.5 हो चुके हैं। बिल्कुल सही, 89.5 हो गए हैं। अब क्योंकि मैंने ये सिस्टम आउट प्रिंटलन चेंज किया, एक बार आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फिर से इसको मार्क्स को जो है इस बार कर देते हैं हम लोग 85%, 85.0। ठीक है, अब रन करते हैं इसको।
तो पिछली बार तो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट रह गया था इंसर्शन वाला, लेकिन अभी हम लोग डेटा अपडेट वाला प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, डेटा अपडेट सक्सेसफुली। एक बार देखते हैं यहाँ पे, ठीक है 85 मार्क्स हो गए हैं राहुल के। ओके, बहुत सही। अब राहुल का डेटा भी अपडेट हो गया है। अब हम लोग डिलीट वाली क्वेरी परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। तो क्वेरी हम लोगों के यहाँ पे सेम है। इस बार हम लोग क्वेरी को करते हैं सिंपल, ठीक है। हम लोग लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, किस टेबल से डिलीट करना है, स्टूडेंट्स टेबल से डिलीट करना है हमें। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी एक बार राहुल को एक बार ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जब हम राहुल के साथ ही सब कुछ कर रहे हैं तो राहुल को ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप और डिलीट में डिफरेंस होता है, ठीक है। ड्रॉप में जनरली बोल रहा हूँ, लेकिन डिलीट कर देते हैं, ध्यान रखना। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। मेरे को स्टूडेंट्स टेबल में से वो वाली रो डिलीट करनी है जहाँ पे आईडी 2 है। तो स्टूडेंट टेबल में आईडी 2 है राहुल की। इसको एक बार रीरन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस बार भी चेंज कर देता हूँ, डेट वी कैन से डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं हम लोग नॉट डिलीटेड। नॉट डिलीटेड, बहुत बढ़िया। रन करें इसको। डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक करते हैं कि क्या राहुल जी की एंट्री उड़ चुकी है। बिल्कुल उड़ चुकी है, ये देखो। अब राहुल नहीं है, अब सिर्फ अमित है, ठीक है। समझ आया कि कैसे हम लोग करड ऑपरेशन मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्टेटमेंट की हेल्प से। ध्यान रखना, अभी हमने सिर्फ स्टेटमेंट की हेल्प से करा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट की। प्रीपेड स्टेटमेंट का क्या अपर एज है स्टेटमेंट के ऊपर, एंड प्रीपेड स्टेटमेंट कैसे हेल्प करता है। देखो, प्रीपेड स्टेटमेंट करता क्या है, बेसिकली एक सिंपल सी फंडा या सिंपल सा फिनोमिना समझना। मान के चलो आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, यही क्वेरी थी आपके पास, यही वाली क्वेरी थी, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वेरी को बार बार कॉल करता रहूं, तो हर बार मेरे को मेरे एसक्यूएल के कंपाइलर को, या फिर अगर आसान भाषा में समझे तो जो भी चीज एसक्यूएल के अंदर कंपाइल कर रही है प्रोग्राम को, उसको इसे बार बार कंपाइल करना पड़ेगा इस क्वेरी को, ठीक है। और हर बार जब भी मैं कॉल करूंगा ये कंपाइल होगी, देन फिर उसके बाद रन होगी। लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हम क्वेरी को कंपाइल करके रख लें, लेकिन उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो कंपाइल ना करनी पड़े हमें, ठीक है। मान के चलो मैंने एक क्वेरी लिखी थी इंसर्शन वाली। पहले मैं राहुल का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था, फिर मैं उसके बाद मान के चलो अंकिता का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था, देन फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं निभा का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, तो मेरे को क्वेरी हर बार चेंज करनी पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेरी के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने क्वेरी क्या लिखी थी, क्वेरी मैंने लिखी थी, इसी के अंदर लिख देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे नेम एज एंड मार्क्स, एंड इसके बाद पास करेंगे वैल्यूज। वैल्यूज मान के चलो हैं हमारे पास अंकिता, ठीक है। क्वेरी प्रॉपर नहीं है, ध्यान रखना, फॉर्मेट वाला मैंने ऑप्शन यूज नहीं करा है, लेकिन मैं आपको क्वेरी लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको विजुअलाइज करने में हेल्प हो कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एज रहेगी 21 एंड मार्क्स रहेंगे उसके फॉर एग्जांपल 76.5, ठीक है। देखो, तो हमारी जो क्वेरी है वो ये है। अब अगर मुझे इसको मतलब अब अगर मुझे बार बार एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मेरे को यही क्वेरी दोबारा लिखनी पड़ेगी, फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी, फिर दोबारा लिखनी पड़ेगी। मान के चलो इस बार मुझे लिखनी है ये वी कैन से, इस बार मुझे लिखनी है ये निभा के लिए, ठीक है। तो मेरे को यही क्वेरी दोबारा चलानी पड़ेगी निभा के केस में, ठीक है। और एज मान के चलो 23 है, ठीक है। तो हर बार जब भी मैं क्वेरी को रन कर रहा हूं, तो मेरे को नई क्वेरी दोबारा चलानी पड़ रही है। अब उस केस में दिक्कत क्या आ रही है, एक तो एसक्यूएल के लिए भी इसको बार बार कंपाइल करना पड़ रहा है, एंड जावा के लिए भी हर बार एक नया वेरिएबल बन रहा है, ठीक है। इन केस अब आप मेरे को बोलोगे कि यार अगर मैं इसको यूजर से लेता हूँ और फंक्शन को पास करता हूँ वैल्यूज, तो मेरे को बार बार नहीं चलानी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे को फिर वो जावा में बार बार नहीं चलानी पड़ेगी, लेकिन एसक्यूएल में फिर भी कंपाइल होगी। समझ रहे हो आप, एसक्यूएल में जब भी ये वाली क्वेरी जाएगी और स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से, प्लेन स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, तो हमें ये बार बार कंपाइल करनी पड़ेगी। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब प्रीपेड स्टेटमेंट क्या करता है, नाम भी इसका प्रीपेड ही है, ठीक है। प्रीपेड का मतलब क्या है कि ये एक बार कंपाइल हो गई क्वेरी, अब उसके अंदर हमें सिर्फ उसके पैरामीटर्स चेंज करने हैं, ठीक है। हमें सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है कि इस बार मुझे अंकिता का डेटा अपडेट करना है या अंकिता का डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं सिर्फ अंकिता का डेटा डालूंगा और अंकिता का डेटा ही रन होगा। इस बार क्वेरी दोबारा कंपाइल नहीं होगी, क्वेरी सिर्फ एक बार कंपाइल होगी पहली बार में, एंड देन फिर उसके बाद सिर्फ आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी और आपका डेटा इंसर्ट होता रहेगा। तो प्रीपेड स्टेटमेंट इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। समझ आया। अब बात करते हैं हम लोग कैसे प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट ऐसे सिंपली आप यूज नहीं कर सकते हो जैसे आपने स्टेटमेंट का यूज किया।
प्रीपेड स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आपको चाहिएगी सबसे पहले क्वेरी, ठीक है। क्या चाहिए कि क्वेरी चाहिएगी। अब मान के चलो मेरे को डेटा इंसर्ट करना है दोबारा, तो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, एक जनरल क्वेरी लिखेंगे। इस केस में इस बार जनरल क्वेरी रहेगी जो कि सब डेटा पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, और मेरे को इंसर्ट करना है, इंसर्ट कैपिटल करते हैं इसको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं नेम, एज एंड मार्क्स, और हम लोग पास करते हैं वैल्यूज़। और वैल्यूज़ के बाद देखो मैजिक यहाँ पे होने वाला है, वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे इन तीन चीज़ों की वैल्यू हमें सेट करनी है ना, नेम, एज और मार्क्स की, इन तीनों की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट नहीं करेंगे। इन तीनों की वैल्यू की जगह हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लगा के छोड़ देंगे इस फॉर्म में, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस ये करना है आपको। प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में आपको क्या करना है, आपको एक जनरल क्वेरी बनानी है जिसके अंदर आप वैल्यूज को हार्ड कोड नहीं करोगे, आप सिर्फ उनके लिए वहां पे क्वेश्चन मार्क्स लगा के छोड़ दोगे। और इन क्वेश्चन मार्क्स, इनको बोलते हैं प्लेस होल्डर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर्स बोलते हैं। इनकी वैल्यूज आप लोग नीचे सेट कर लोगे कहीं पे, जब आप क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, उससे पहले आप सेट कर लोगे। कंपाइल ये पहले हो जाएगी, फिर एग्जीक्यूशन से पहले इनकी वैल्यूज सेट हो जाएंगी, एंड देन फिर ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब मेरे को ये तीन वैल्यूज सेट करनी है, ये मेरे लिए काम बचा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को यूज करना पड़ेगा प्रीपेड स्टेटमेंट का। तो अब मुझे यूज करना है प्रीपेड स्टेटमेंट का। प्रीपेड स्टेटमेंट का कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको इसे हटा देना है, अब लिखना है आपको प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेड स्टेटमेंट। इसका आपको बनाना है एक इंस्टेंस, ये भी इंटरफेस ही होता है स्टेटमेंट की तरह, इसका इंस्टेंस बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग वापस, जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट इंटरफेस में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यूज किया था, कनेक्शन इंटरफेस का हम लोगों ने इंस्टेंस यूज किया था, उसी के पास एक मेथड होता है प्रीपेयर स्टेटमेंट नाम का। स्टेटमेंट इंटरफेस में क्या मेथड था, क्रिएट स्टेटमेंट नाम का। मैं लिख देता हूँ यार, आपको कंपेयर करने में हेल्प होगी या फिर आसानी रहेगी। स्टेटमेंट 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 इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो हमने स्टेटमेंट के केस में कैसे किया था, ऐसे, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं। स्टेटमेंट के केस में हम लोगों ने स्टेटमेंट ऐसे बनाया था, लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में क्या करेंगे, नाम तो ऐसे ही करना है, मतलब डिक्लेयर तो ऐसे ही करना है, लेकिन ये जो मेथड है इसका नाम हो जाएगा प्रीपेड स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई क्वेरी पास नहीं करी थी, ध्यान रखना, स्टेटमेंट में कोई क्वेरी पास नहीं करी थी। लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में कनेक्शन इंटरफेस के पास जो प्रीपेड स्टेटमेंट नाम का मेथड होता है, इसको चाहिए होता है आर्ग्यूमेंट, और वो आर्ग्यूमेंट रहेगी क्वेरी, ठीक है। तो एक क्वेरी हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। क्वेरी पास कर दी, अब हमारा प्रीपेड स्टेटमेंट रेडी है। अब इस लाइन तक हम लोग अपनी क्वेरी को कंपाइल कर चुके हैं, ध्यान रखना, ये क्वेरी कंपाइल हो चुकी है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यू सेट करनी है अपने इन प्लेस होल्डर्स की जो आपने लीव की है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू सेट करूंगा फटाफट। तो मैं यूज करूंगा इस इंस्टेंस का, ये इंस्टेंस किस दिन काम आएगा, ये वाला, ठीक है, ये आज काम आएगा। इसको लिखते हैं यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट, सबसे पहली वैल्यू ध्यान रखना, सबसे पहली वैल्यू है नेम, तो नेम रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, एज है हमारी इंटीजर टाइप की, मार्क्स है हमारा डबल टाइप का। तो हमारे पास एक मेथड होता है सेट करके, और उसके सामने आपको डेटा टाइप लगाना होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को नेम सेट करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेट करनी है। अब देखो यहाँ पे इन प्लेस होल्डर्स की करो काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग कैसे करनी है, ये हमारा पहले प्लेस पे, ये हमारा सेकंड प्लेस पे, ये हमारा थर्ड प्लेस पे। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, ये हमारा पहला प्लेस होल्डर है, ये सेकंड प्लेस होल्डर है, थर्ड है, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है। तो पहले प्लेस होल्डर की वैल्यू सबसे पहले सेट करते हैं। तो फर्स्ट प्लेस होल्डर की वैल्यू रहेगी हमारी, कोमा लगा के वैल्यू देते हैं, वैल्यू रहेगी हमारी फॉर एग्जांपल अंकिता, अंकिता, ठीक है, ओके। अब सेम यही करना है प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट, सेकंड है हमारी एज, एज के लिए हम यूज करेंगे सेट इंट नाम के मेथड का, ठीक है। सेकंड प्लेस होल्डर पे एज है हमारी और इसकी वैल्यू रहेगी 25। थर्ड है हमारा मार्क्स, मार्क्स रहेगा हमारा डबल टाइप का, तो कुछ नहीं करना, सेट डबल यूज करेंगे, ठीक है। थर्ड प्लेस होल्डर पे हमें वैल्यू सेट करनी है, फॉर एग्जांपल अंकिता के मार्क्स रहेंगे 84.7% मार्क्स, ठीक है, ओके। तो हमारी तीनों वैल्यूज यहाँ पे सेट हो गई हैं। अब हमें करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे ये जो नीचे इंट अफेक्टेड रोज है, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे लास्ट टाइम, लेकिन अब हम यूज करेंगे प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, और बाकी सब कुछ रहेगा सेम, ठीक है। प्रीपेयर स्टेटमेंट, बस इतना करना था। प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो इस क्वेरी को रन करेगा, लेकिन क्योंकि क्वेरी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पास कर चुके हैं और ये कंपाइल हो चुकी है, तो इस बार यहाँ पे क्वेरी पास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया। तो क्वेरी हमें पास करनी है स्टेटमेंट के केस में नीचे, लेकिन प्रीपेयर स्टेटमेंट के केस में जब प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन रहा है तभी क्वेरी पास करनी है, और बाद में सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कराना है। आपको यहाँ पे कोड से डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि जब हम क्वेरी को स्टेटमेंट के केस में यूज कर रहे हैं तो हम उसको तब पास कर रहे हैं जब वो एग्जीक्यूट हो रही है, इसका मतलब वो बार बार पहले कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी। लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में क्वेरी यहाँ पे कंपाइल हो चुकी है, अब बस उसको एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, बहुत बढ़िया, इसको करते हैं हम लोग रन।
डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली एंड यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या अंकिता का डेटा आ चुका है। बिल्कुल सही है, आ चुका है अंकिता का डेटा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आईडी रही है 3। ओके, आईडी 3 किस वजह से है? आईडी 3 इस वजह से है क्योंकि अंकित वी कैन से राहुल का डेटा हमने डिलीट किया था और हमने आईडी को रखा था ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अंकिता की आईडी आई है 3। ओके, अब आगे बात करते हैं। इसका एक और छोटा सा हम लोग डेमो देख लेते हैं। डेमो क्या देखते हैं कि हम लोग प्रीपेड स्टेटमेंट की ही हेल्प से डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से। तो इंसर्ट करना तो हमने सीख लिया है, यहाँ पे देखो इंसर्ट करना हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको डेटा को रिट्रीव करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, मान के चलो मेरे को अमित के मार्क्स रिट्रीव करने हैं, अमित के मार्क्स रिट्रीव करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, मेरी क्वेरी चेंज होगी। सबसे पहले तो क्वेरी कौन सी रहेगी इस बार? सेलेक्ट वाली क्वेरी रहेगी। सेलेक्ट क्या चाहिए मेरे को? मार्क्स चाहिए। सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर और मैं पास करूंगा यहाँ पे अपनी प्राइमरी की आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, आईडी इक्वल्स टू 1, लेकिन मैं यहाँ पे 1 की जगह मैं यहाँ पे पास कर दूंगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करेगा? वैल्यू बाद में सेट करने में हेल्प करेगा प्रीपेड स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको हटा देते हैं और पहले प्लेस होल्डर पे, क्योंकि एक ही प्लेस होल्डर है इस बार, डॉट सेट आईडी रहेगी हमारी इंटीजर टाइप की, क्योंकि हमें वैल्यू सेट करनी है आईडी की। हमने आईडी की तो वैल्यू ऊपर ब्लैंक छोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे पास करते हैं हम लोग 1 और आईडी भी हमारी 1 ही है राहुल के केस में, सॉरी अमित के केस में देख लेते हैं। ठीक है, हाँ अमित के केस में आईडी 1 है हमारी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है इस बार डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं, तो हमारा अफेक्टेड रोज वगैरह ये कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग कमेंट डाउन, क्योंकि ये बाद में काम आएगा जब हम बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इस बार क्योंकि डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं तो रिजल्ट सेट काम आएगा। ठीक है, रिजल्ट सेट इक्वल्स टू प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। इस बार कौन सा मेथड हम लोग रन करें? एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट अपडेट? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डेटा हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं तो हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी रन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है हम लोग कहेंगे इफ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। इसका बताऊंगा कि मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मार्क्स, और मार्क्स हमारे रहेंगे। अच्छा, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। डायरेक्टली कैसे लिखूंगा? रिजल्ट सेट मार्क्स प्लस रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल, और मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मार्क्स। या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए इसको हार्ड नहीं करना चाहता, जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। मार्क्स को हम लोग एक वेरिएबल बना देते हैं डबल टाइप का, डबल मार्क्स। ठीक है, और इसको हम लोग डेटाबेस से रिट्रीव कर लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मार्क्स। बस इतना करना है रिजल्ट सेट की हेल्प से। रिजल्ट, क्योंकि हमें डबल टाइप का डेटा चाहिए तो गेट डबल नाम का मेथड यूज़ किया और वो फील्ड का नाम पास किया जो डेटाबेस में जिस फील्ड के वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो है प्लस करके मार्क्स कर देंगे। बस इतना करना था। एंड इसके बाद एल्स करके हम लोग लिख देंगे मार्क्स नोट फाउंड। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ रेडी है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। मार्क्स 94.5 राहुल के, सॉरी अमित के मार्क्स है 94.5, ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब काम कर रहा है प्रीपेड स्टेटमेंट अच्छे से। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या था, इफ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट का। आप तो कह रहे थे कि इसको वाइल लूप के अंदर पास करना है। नहीं, खाली वाइल लूप के अंदर पास नहीं करना है। देखो अभी मैंने यहाँ पे जो डेटा निकाला था, मेरे पास सिर्फ एक रो आएगी और उस रो का भी एक कॉलम आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मार्क्स मांगे हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास सिर्फ एक रो या फिर एक कॉलम आए और मेरे को चेक करना है कि क्या वो रो या कॉलम सक्सेसफुली रिट्रीव हुई है डेटाबेस से यानी, तो मैं उसको इफ केस के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट ये मेरे को बताएगा कि क्या कोई रो अवेलेबल है या नहीं है। अगर रो अवेलेबल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर डेटा नहीं आ रहा होता तो कोई रो भी नहीं आ रही होती। ठीक है, तो अगर कोई रो नहीं आ रही होती तो ये फॉल्स रिटर्न करता। तो उस केस में एल्स कंडीशन चलती और लिखा आता मार्क्स नॉट फाउंड। लेकिन क्योंकि कोई डेटा आ रहा है उस पर्टिकुलर कोरिस्पोंडिंग आईडी के लिए और उस कोरिस्पोंडिंग एंट्री के लिए, तो हम लोग जो है उस डेटा को यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो इंसर्शन वाली क्वेरी हो गई और रिट्रीवल वाली भी हो गई। अब हमें अपडेट वाली क्वेरी लिखनी है यहाँ पे और उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये चला जाएगा थोड़ी देर के लिए, इसको हटा ही देते हैं यार, क्योंकि अपडेट के केस में हमें यूज करना पड़ेगा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं अनकमेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेरी चेंज करते हैं सबसे पहले।
अब हम लोग लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट्स। किसको चेंज करना है? हमें चेंज करना है, फॉर एग्जांपल क्या चेंज करते हैं? चेंज करते हैं अंकिता के मार्क्स। अंकिता को थोड़ा मार्क्स ज़्यादा दे देते हैं, 87.5 कर देते हैं, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट मार्क्स इक्वल्स टू, मार्क्स की वैल्यू कुछ रहेगी, वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी की भी कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग बाद में सेट कर लेंगे, मार्क्स की भी और आईडी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए वापस प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट मार्क्स की वैल्यू रहेगी डबल में, तो सेट डबल। ध्यान रखना पहले मार्क्स वाला प्लेस होल्डर आ रहा है यहाँ पे, तो पहले मार्क्स की वैल्यू सेट होगी, देन फिर उसके बाद वी कैन से आईडी की वैल्यू सेट होगी। आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर की जो पोजीशन है वो सही से बतानी है। तो डबल वाले प्लेस होल्डर की पोजीशन है 1 और इसके वैल्यू रहेगी इस बार 87.5 एंड सेकेंड प्लेस होल्डर है हमारा आईडी का डॉट सेट इंट और आईडी रहेगी हमारे पास सेकेंड प्लेस होल्डर पे 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बस इसकी जो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं डेटा नॉट अपडेटेड, रन करते हैं इसको। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, चेक करते हैं कि क्या हमारे अंकिता के मार्क्स 87.5 हो गए हैं। बिल्कुल सही हो गए हैं, ठीक है। तो डेटा वापस से अपडेट भी हो रहा है। डिलीट करेंगे तो डिलीट भी सेम हो जाएगा, बस आपको क्वेरी चेंज करनी है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, किस आईडी के लिए डिलीट करना चाहते हो आप, आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस आईडी की वैल्यू नीचे सेट कर लेना और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रीपेड स्टेटमेंट से भी आपने क्रड ऑपरेशन सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा था, नेक्स्ट क्या था चेक कर लेते हैं क्या था नेक्स्ट। नेक्स्ट था हमारा बैच प्रोसेसिंग। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एक एक क्वेरी प्रोसेस किया, अब क्या करते हैं बैच प्रोसेसिंग करके देखते हैं। देखो बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, मान के चलो मेरे को बहुत सारी रोज इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर। अब उस केस में या तो मैं क्या करूं कि मैं एक लूप चलाऊं और यूजर से बार बार जो है वैल्यूज लेता रहूं और बार बार क्वेरी को रन करता रहूं, लेकिन उसके बजाय बैच प्रोसेसिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, देखो मान के चलो एक कंपनी है, उस कंपनी में मान के चलो हैं 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है 100 एम्प्लॉयज़ हैं, और हर महीने की 1 तारीख को उस कंपनी को उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो उन्हें क्रेडिट करनी होती है, ठीक है। अब उस केस में या तो कंपनी क्या करे कि एक एक बंदे की सैलरी एक एक करके जो है वो क्रेडिट करती रहे, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और काफ़ी हेक्टिक भी हो जाएगा और मैनेज भी नहीं हो पाएगा। बट कंपनीज क्या करती है, कंपनीज यूज करती है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होती है, सबको एक बैच बना के रख लेंगी, सबकी डिटेल्स एक बैच बना के रख लेगी और उस बैच को 1 तारीख को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर देगी, एक साथ ही प्रोसेस कर देगी। तो उस केस में सारी सैलरीज एक साथ ही क्रेडिट हो जाएंगी हर एक एम्प्लॉय की, ठीक है। तो इस वजह से बैच प्रोसेसिंग हमें हेल्प करती है। अब बैच प्रोसेसिंग का करना कैसे है यूज, वो बताता हूँ आपको। देखो बैच प्रोसेसिंग यूज करने के लिए कुछ ज्यादा आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट से दिखाता हूँ, फिर आपको प्रीपेड स्टेटमेंट से दिखाता हूँ। तो क्वेरी रहेगी हमारी, इंसर्शन क्वेरी रखते हैं, इंसर्ट, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस बार नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़, स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, किस किस फील्ड में हमें वैकेंसी वैल्यू पास करनी है, नेम में, एज में एंड मार्क्स में। और वैल्यूज़ हमारी रहेंगी मोड्यूलो एस, साथ में रहेगा मोड्यूलो डी एंड साथ में रहेगा मोड्यूलो एफ, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब इसके बाद हमें पास करनी है इनकी वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे वैल्यूज़ यूज़र से, ठीक है। अब हमें वैल्यूज़ पास करनी है, वैल्यूज़ पास करने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र से लूँगा वैल्यूज़। तो मैं लिखूँगा स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे मैं यूज़र से ले लूँगा वैल्यूज़। सबसे पहले क्या लूँगा, नेम, एज और मार्क्स, और मैं तब तक वैल्यूज़ लूँगा जब तक यूज़र जो है वैल्यूज़ डालता रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा वाइल ट्रू, ठीक है, इसको मैं ट्रू ही रखूँगा, ठीक है। अभी के लिए ऐसा करते हैं, फिर बाद में कंडीशन के बेसिस पे चेंज कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वाइल ट्रू चलाएंगे, हम लोग यूज़र से लेंगे वैल्यूज़ लेने के लिए हम लोग प्रिंट कर देंगे हम लोग एंटर नेम
अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, नेम में ले लेते हैं इनपुट स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इनपुट लिया। अब इसके बाद हम लोग प्रिंट कर देते हैं, वापस से प्रिंट क्या करते हैं, एंटर एज, एंटर एज। एंड इस बार इनपुट ले लेते हैं इंट एज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद हम लोग लेते हैं एंटर मार्क्स, डबल मार्क्स इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। ठीक है, तो इनपुट हम लोगों ने यूजर से ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल क्वेरी यही रखेंगे, बस बैच में ऐड करते जाएंगे इनको। ये जितनी भी वैल्यू आएगी यहाँ से, इसको हम लोग बैच में ऐड करते जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, जब वो ये सारी चीज़ें इनपुट कर चुका होगा, हम लोग प्रिंट करते हैं एंटर मोर डेटा। ठीक है, एंटर मोर डेटा, और यहाँ पे उसको दे देते हैं ऑप्शन वाई और एन कि वो और डेटा एंटर करना चाहता है या नहीं। और उससे चॉइस ले लेते हैं स्ट्रिंग चॉइस इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन की जगह कर देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, तो अब मेरे पास चॉइस भी आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर वो चॉइस को वाई रखेगा तो हम लोग इस लूप को चलाते रहेंगे। इन केस वो चॉइस को एन कर देता है तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगा इस लूप को। तो मैं करता हूँ इफ चॉइस डॉट टू अपर केस डॉट इक्वल्स एन। देखो इस लाइन में मैंने क्या करा है, मैंने कहा है कि जो चॉइस आ रही है पहले मैंने उसको कन्वर्ट किया अपर केस में। देखो अपर केस का मतलब क्या होता है, टू अपर केस वाला ये जो मेथड होता है ये क्या करेगा, मान के चलो यूजर ने यहाँ पे स्मॉल एन इंटर कर दिया था। अब अगर यहाँ पे स्मॉल एन एंटर किया है और मैंने यहाँ पे कैपिटल एन से कंपेयर कर रखा है उसको, तो वो उसको फॉल्स कर देता। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया है, जो भी यूजर से इनपुट आया है उसको पहले मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया है, फिर उसको कंपेयर कराया है कि क्या वो इनपुट एन के इक्वल है। ये जो इक्वल मेथड है ये कंपेयर करता है किसी भी चीज को जो इसके अंदर पड़ी हुई होती है किसी दूसरी चीज से। तो मैंने किससे कंपेयर किया है इस एन को, चॉइस से, जो कि अपर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लगाया चॉइस डॉट टू अपर केस, पहले उसको अपर केस में कन्वर्ट किया, फिर उसको कंपेयर कराया इस एन के साथ। अगर उसने एन एंटर किया है, चाहे वो कैपिटल एन हो चाहे वो वी कैन से स्मॉलर केस में एन हो, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा ब्रेक लूप को। ठीक है, वरना ये चलता रहेगा, चाहे वो कैपिटल वाई एंटर करे स्मॉल वाई एंटर करे कुछ भी एंटर करे, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने यूजर से ये सारी चीजें ले ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको बैच में ऐड करेंगे। बैच में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एक क्वेरी हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, वाइल लूप के अंदर इसको लेके जाएंगे। वाइल लूप के अंदर लेके जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पास करते हैं नेम एज एंड मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद हम लोगों को इसको हटा देते हैं यहाँ से। मैं समझाऊंगा इसको दोबारा भी आपको अगर आप समझने नहीं आया है। ठीक है, और ये सब जो हमने लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, एंड इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको हटा देते हैं यार, दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, इसको कट लेते हैं कट। ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। इसके बाद हमें बनाना है स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें एड बैच नाम का मेथड यूज़ करना है। एड बैच नाम का मेथड क्या करेगा, बैच में ऐड करेगा इन सबको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट डॉट एड बैच, और मैं यहाँ पे ये जो क्वेरी है इसको बैच में ऐड कर दूंगा। देखो होगा क्या, अगर मान के चलो नाम आया है अंकिता, फॉर एग्जांपल नाम आया है नाम क्या रखे यार, नाम आया है हेमंत, एज आई है 25, मार्क्स आए हैं 65.5। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स हेमंत 65.5 और 25 इसको ऐड कर देगा, और इसको बैच में ऐड कर देगा इस क्वेरी को। देन फिर ये दोबारा करेगा तो फिर वापस से इस क्वेरी को बैच में ऐड कर देगा। देन फिर ये वापस आएगा तो फिर वापस से एक नई क्वेरी को बैच में ऐड कर देगा, और ये बैच बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बैच को हम तब तक चलाएंगे जब तक हम लोग जो है इस वाइल लूप को चलाएंगे। जब तक डेटा इंसर्ट होता रहेगा तब तक वो बैच में ऐड होता रहेगा। तो इसको हमने वाइल लूप के अंदर ही छोड़ दिया है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे बाहर, यहाँ पे हम लोग करेंगे पेस्ट उसको, डेटा को जो हमने कॉपी किया था, और यहाँ पे हम लोग जो है प्रीपेड स्टेटमेंट की जगह और एग्जीक्यूट अपडेट की जगह हम लोग यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे। हम लोग करेंगे स्टेटमेंट हम लोगों ने बना दिया है अंदर इसके, और ये इसका वेरिएबल हो गया है। इसको बाहर करते हैं इससे, इसको इससे बाहर ही कर देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच, इस बार हमें एग्जीक्यूट बैच नाम का मेथड यूज करना है।
ठीक है। एग्जीक्यूट बैच क्या करेगा, उस पूरे बैच को एग्जीक्यूट कर देगा। अब एक चीज है, जो बैच एग्जीक्यूट होगा वो बैच से वैल्यूज जो आएंगी वो एक एरे में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर में नहीं आएंगी, हमें एक एरे आएगी जिसमें पता चलेगा कि कितनी वैल्यूज इंसर्ट हो गई है, कितनी इंसर्ट नहीं हुई है। तो हमें एक एरे बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो एरे बना लेते हैं। सबसे पहले एरे बनेगी, इंटीजर टाइप की ही बनेगी, इंटीजर एरे इक्वल्स टू स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट बैच। अब ये जो एरे है इसका कंपोजिशन क्या होगा, आपको एक बार ये समझाता हूँ। देखो ये चीज़ आपको बहुत कम लोग ही समझाएंगे इंटरनेट के ऊपर, तो इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। देखो करते क्या है, हम लोग चलते हैं अपने मेन पेज के ऊपर, एक नई स्लाइड ले लेते हैं, स्क्रीन वाइट स्क्रीन, ठीक है, ओके। तो ये जो एरे आएगी ना, ये कुछ इस तरीके से आएगी। मान के चलो आपने 5 क्वेरीज एग्जीक्यूट करी हैं, मतलब आपने 5 वैल्यूज रखी हैं बैच के अंदर, ठीक है। आपका बैच बना है और 5 क्वेरीज आपकी बनी है, उस बैच के अंदर 5 क्वेरीज गई हैं। अब मान के चलो पहली क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, तो पहली क्वेरी से आएगा 1, ठीक है। अब मान के चलो सेकंड क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, सेकंड से भी 1 आएगा, और थर्ड क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, तो उस केस में हमारे पास थर्ड क्वेरी से आएगा 0, ठीक है। फोर्थ भी नहीं हो गई तो फोर्थ से 0, और फिफ्थ हो गई तो फिफ्थ से आएगा 1। तो एक एरे आएगी 1101 11001 की फॉर्म में, यानी 10101 इन इस फॉर्म में एक एरे आएगी जो बताएगी कि कौन से नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है एंड कौन से नंबर की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे पे एक लूप चला दूंगा अगर मुझे चेक करना है तो। वैसे तो इतना काम हो गया है तो मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मैं एरे पे लूप चला दूंगा। पहले मैं ऐसे ही रन करके दिखाता हूँ, देन फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ओके। इसको करते हैं एक बार रन। इसने कहा एंटर नेम, नेम मैंने डाला मान के चलो प्रभात, एज मैंने डाली 25, मार्क्स मैंने डाल दिए फॉर एग्जांपल 87.5। अगर आपको और डेटा एंटर करना है, हाँ मुझे और डेटा एंटर करना है। इसने फिर से नेम मांगा, नेम में डालता हूँ हेमंत, एज में डालता हूँ मैं 27, और मार्क्स में डालता हूँ मैं 65.5। अभी आपको और डेटा एंटर करना है? नहीं, मुझे और डेटा एंटर नहीं करना है। तो प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट कोड 0, विद एग्जिट कोड 0, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यूज हमारे डेटाबेस में आ गई हैं। हाँ, प्रभात एंड हेमंत हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करते हैं, समझ आया। तो बैच हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब इन केस मान के चलो कोई क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो पाए, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ना हो पाए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें ये भी तो पता करना है कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं चलाऊंगा एक लूप इस एरे के ऊपर, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और i प्लस प्लस। मैंने लूप चलाया। अब मैंने कहा इफ एरे ऑफ i, मतलब ith इंडेक्स पे इस एरे की जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 0, तो मैं क्या कहूँगा, डबल इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या कहूँगा, प्रिंट कर दूंगा क्वेरी नंबर, क्वेरी यहाँ पे पास करते हैं हम लोग i की वैल्यू प्लस i प्लस स्पेस स्पेस नॉट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है, समझ आया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं इस लूप के अंदर चलूंगा, जैसे किसी भी पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स पे वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी, तो उसी इंडेक्स की पर्टिकुलर पोजीशन पे आई हमारी पोजीशन बताएगा उस इंडेक्स की, तो ये बता देगा कि ये वाली क्वेरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है, समझ आया। तो मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ कि मेरी कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है जब मैंने बैच प्रोसेसिंग की है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करते हैं हम लोग प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से। प्रीपेड स्टेटमेंट से और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट से हम लोग कैसे करेंगे, तो जो क्वेरी है, क्वेरी हमारी चेंज हो जाती है प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में, फॉर्मेट हट के यहाँ पे डायरेक्ट आ जाती है हमारी स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे हट जाती हैं, वैल्यूज़ हमारी हो जाती है क्वेश्चन मार्क, मतलब प्लेस होल्डर्स हम लोग छोड़ देते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट के केस में, ठीक है। क्वेरी रेडी है, अब बस प्रीपेड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है और इनको हम लोगों को जो है वैल्यूज़ को सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ प्रीपेड स्टेटमेंट का एक इंस्टेंस, प्रीपेड स्टेटमेंट प्रीपेड स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेड स्टेटमेंट। यहाँ पे पास करते हैं हम अपनी क्वेरी, क्वेरी हमारी ये रहेगी, और ये क्वेरी हमारी पास होने के लिए इससे पहले लिखी जानी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे क्वेरी। क्वेरी हम लोगों ने पास कर दी। इसके बाद हमें करना क्या है,
हमें इन तीनों प्लेस होल्डर्स की वैल्यू सेट करनी है। तो प्लेस होल्डर की वैल्यू सेट कर लेंगे हर बार। हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट। सबसे पहले रहेगा हमारा नाम, तो वो रहेगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। हमें पास करना है यहाँ पे पहले प्लेस होल्डर पे हमें पास करना है नेम को, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे प्रीपेयर स्टेटमेंट, इसको भी समझा दूंगा एक बार। डॉट सेट इंट, सेकंड प्लेस होल्डर पे हमें पास करना है एज को, और थर्ड प्लेस होल्डर पे हमें पास करना है मार्क्स को। सेट डबल थर्ड प्लेस होल्डर पे मार्क्स, ठीक है। देखो करा क्या है, प्रीपेड स्टेटमेंट का यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है। देन फिर उसके बाद जो हमने 3 प्लेस होल्डर्स लीव किए थे, इनमें तीनों प्लेस होल्डर की जो है पोजीशन पास करी है। एंड उसके बाद ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि वैल्यूज होल्ड करते हैं, जो यूजर से आ रही है, वो वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर दिए हैं। अब इसके बाद प्रीपेड स्टेटमेंट के पास भी मेथड होता है एड बैच नाम का। प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एड बैच, ये हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, एरे हमारी एज इट इज रहेगी, बस इस बार ये स्टेटमेंट की जगह प्रीपेड स्टेटमेंट हो जाएगा, बस इतना करना है। और हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं, इस बार हम लोग डेटा इंसर्ट करके राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, एंड इस बार डेटा इंसर्ट करते हैं हम लोग। नेम रखते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल अंजलि, एज रखते हैं 21, और मार्क्स रखते हैं हम लोग इसके 76.7 या 8 रखते हैं, ठीक है। और डेटा हमें इंसर्ट नहीं करना है। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। एरर कहाँ पे है यार, एरर कहाँ पे है? ओके, एरर है यहाँ पे, ठीक है। ऐड बैच के अंदर हमने वापस से क्वेरी पास कर दिया है। क्वेरी हमारी स्टेटमेंट इंटरफेस में बैच के अंदर पास होगी, लेकिन प्रीपेड स्टेटमेंट में तो क्वेरी प्रीपेड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को बनाते वक्त पास होती है। अभी यहाँ पे हमें पास नहीं करनी होती है एंड में, ठीक है। तो प्रीपेड स्टेटमेंट में ये वाला बैच ऐड कर देंगे, एंड देन फिर उसके बाद आई थिंक वी आर गुड टू गो। रन करते हैं इसको एक बार और, रखते हैं अंजलि, एज रखते हैं 21, 76.8, एंटर मोर डेटा, नो। हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। चेक करते हैं अंजलि का डेटा आया है क्या, ठीक है, अंजलि भी आ गई है। तो इस तरीके से जो है आप बैच प्रोसेसिंग कर सकते हो। एक टाइम पे आप मल्टीपल क्वेरीज को रन कर सकते हो, यानी मल्टीपल रोज को आप इंसर्ट कर सकते हो डेटाबेस के अंदर। एंड उसका बेनिफिट ये होगा कि वो बैच एक बार में कंपाइल हो जाएगा और एक बार में एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा। समझ आया? ओके, अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक, जो कि है ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। ट्रांजेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है जेडीबीसी के अंदर। अब ट्रांजेक्शन हैंडलिंग करने के लिए थोड़ा सा जो अब तक हमने सीखा है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ। ट्रांजेक्शन हैंडलिंग के लिए आपको 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। वो 2 चीज़ें क्या है, एक बार बता देते हैं। स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, ठीक है। ट्रांजेक्शन हैंडलिंग का प्रोसेस क्या होता है, एक वर्ड सीखो सबसे पहले, डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी, देखो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, ऐसे समझो, मान के चलो आपके पास एक डेटाबेस है, और डेटाबेस है बैंक का, ठीक है, बैंक का डेटाबेस है। इसके पास एक अकाउंट है अकाउंट 1, और एक अकाउंट है अकाउंट 2। अकाउंट 1 में पैसे पड़े हैं मान के चलो 500 रुपये, अकाउंट 2 में पड़े हैं मान के चलो 1000 रुपये। टोटल बैलेंस कितना हुआ बैंक के अंदर, 1500, ठीक। अब मान के चलो आपने एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट की। ट्रांजेक्शन क्या थी कि हमें अमाउंट सेंड करना था अकाउंट 1 से अकाउंट 2 के अंदर, ठीक है। अब मान के चलो मुझे 500 रुपये सेंड करने हैं, तो ट्रांजेक्शन शुरू हुई, 500 रुपये डिडक्ट हुए, 500 रुपये डिडक्ट हुए, यहाँ पे कितना हो गया 0, तो डेबिट हो गया है, डेबिट डन है भाई, ठीक है। अब करना है क्रेडिट, लेकिन जब क्रेडिट हो रहा था तो ट्रांजैक्शन फेल हो गई, या फिर ट्रांजैक्शन में कुछ इशू आ गया, डेटाबेस में कुछ इशू आ गया, पावर चली गई, कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, ठीक है, इंटरनेट चला गया, कनेक्टिविटी चली गई, कुछ भी, और यहाँ पे क्रेडिट नहीं हो पाए क्रेडिट नहीं हो पाए। तो इस केस में यहां से डेबिट हो गया, यहां क्रेडिट नहीं हुआ, तो यहां पे बैलेंस कितना बचा, यहां पे बैलेंस है 0, और यहां पे बैलेंस है 1000, तो टोटल बैलेंस बैंक में कितना हुआ 1000। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि आपका डेटा जिस फॉर्म में ऑपरेशन होने से पहले था डेटाबेस के अंदर, या फिर जब वो डेटा इंसर्ट हुआ था, जिस फॉर्म में वो डेटा तब था, थ्रू आउट द डेटाबेस वो डेटा वैसा ही रहना चाहिए। उस डेटा की कोई फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए, और वी कैन से डेटा को कंसिस्टेंट हमें रखना है, ठीक है। हमें एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चलना है, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बैलेंस 1500 ही रहना चाहिए था जब ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती, लेकिन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाई और डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया।
तो इस चीज से, इस केस से बचने के लिए, क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या करती है, एररनेस रिजल्ट थ्रो करती है। पूरे डेटाबेस का ट्रैक मेंटेन करने में या फिर हिस्ट्री को ट्रैक करने में, रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। एम्बिगुअस रिजल्ट जनरेट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी ट्रांजेक्शन कब हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो डेटा कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करके चलनी होती है जब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन हैंडलिंग की। अब ट्रांजेक्शन हैंडलिंग में डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। एक है आपका कमिट, इसको हटाते हैं यहाँ से, कमिट, और एक है रोल बैक। अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग कमिट की और रोल बैक, यहां पे लिखते हैं। कमिट क्या होता है, रोल बैक क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखो, मान के चलो आपकी ट्रांजैक्शन शुरू हुई, आपने क्या करा, सबसे पहले जब आप जेडीबीसी का कोड लिखते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप कनेक्शन बनाते हो। तो अभी क्या हो रहा है, जब आप कनेक्शन बना रहे हो, कोई क्वेरी लिख रहे हो और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आपका जो कनेक्शन है ना, वो अपने आप कमिट हो रहा है, समझ रहे हो, वो ऑटो कमिट हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑटो कमिट हो रहा है। कि इस चीज से मुझे मतलब नहीं है कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, मेरा कोड खत्म होगा, कनेक्शन ऑटो कमिट हो जाएगा। समझ आया, एग्जीक्यूशन खत्म होगा कोड का, कनेक्शन अपने आप ही कमिट हो जाएगा। अब इस केस में मेरे को, ट्रांजैक्शन के केस में क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है, यानी ट्रांजैक्शन मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है तभी मैं उसको कमिट करूंगा, अदरवाइज मैं कमिट नहीं करूंगा। किसको कमिट करेंगे, कमिट करेंगे हम लोग कनेक्शन को। कनेक्शन को ही हम लोग कमिट करते हैं और कनेक्शन को ही रोल बैक करते हैं। अब कमिट का मतलब क्या होता है आपको समझा देता हूं। कमिट का मतलब होता है हरी झंडी, बस ये समझो, हरी झंडी यानी सब कुछ सही है, इसको कंप्लीट कर दो, या फिर इसको ऑल वी कैन से थम्स अप दिखा दो कि ये चीजें अब सही से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है कमिट। अब देखो, मान के चलो आपकी ट्रांजेक्शन शुरू हुई, आपने देखा कि अकाउंट 1 से जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया, अकाउंट 2 में वो अमाउंट क्रेडिट हो गया। अब आपने देखा कि सब कुछ सही है, डेटा कंसिस्टेंट है, तो आपने कहा कनेक्शन को कर दो कमिट। ठीक है, इन केस ट्रांजेक्शन 2 में अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ, अब आपको दिख रहा है कि भाई डेटा इनकंसिस्टेंट पड़ा हुआ है इस पर्टिकुलर फेज में ट्रांजेक्शन के, तो ट्रांजेक्शन को कर लूंगा मैं रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या है कि जिस इनिशियल स्टेट में हमारा कनेक्शन था, यानी ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले जो डेटा का वी कैन से फॉर्म था, उसी फॉर्म में वो वापस चला जाएगा, मतलब ट्रांजेक्शन शुरू ही नहीं होगी। आपने देखा होगा जब आप पेटीएम, फोन पे ये सब यूज करते हो, कभी कभी ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जनरली ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि एटोमिसिटी, इस चीज को बोलते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होती है कि या तो ट्रांजेक्शन शुरू ही ना हो, शुरू ही ना हो, और अगर शुरू हो जाए तो वो खत्म हो, फिर तो फिर कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि ट्रांजेक्शन बीच में कहीं अटक गई। और ये सब किया जाता है डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए। तो कमिट क्या करता है, कमिट एक मेथड होता है, रोल बैक भी एक मेथड होता है। कमिट क्या करता है, जब मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ सही है, तो मैं कनेक्शन को कमिट कर देता हूं, यानी मैं चेंजेस को अलाउ कर देता हूं। कमिट का मतलब होता है चेंजेस को अलाउ करना। और रोल बैक का मतलब क्या होता है कि इस फेज पे जिसमें ट्रांजेक्शन अभी है, इन केस सब कुछ सही नहीं है, तो मैं पूरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दूंगा, पूरे कनेक्शन को रोल बैक कर दूंगा, और मैं उसको ले जाऊंगा उसके इनिशियल स्टेट में जहां पे वो शुरू होने से पहले थी। समझ आया, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कमिट और रोल बैक। समझ आया। अब हमारे पास दो मेथड्स हैं जावा के अंदर, कमिट और रोल बैक। लेकिन अभी आपने देखा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है, अभी तक जब तक आपने ट्रांजेक्शन हैंडलिंग सीखी नहीं थी, तब तक आपने इन दोनों मेथड्स का यूज भी नहीं किया था। यूज क्यों नहीं किया था, यूज ये अभी भी हो रहे थे, ध्यान रखना, कमिट तो अभी भी यूज हो रहा था, लेकिन आप नहीं देख पा रहे थे उसको। क्यों नहीं देख पा रहे थे आप उसको, क्योंकि आप जो है ट्रांजेक्शन को ऑटो कमिट कर रहे थे। ऑटो कमिट आपने ट्रू कर रखा था, ये जो ऑटो कमिट नाम का मेथड होता है ना, इसको आपने ट्रू कर रखा था सेट, और वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है। ठीक है, इनकेस आप इसको चेंज करो वो बात अलग है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ट्रू रहता है जावा के अंदर। अब आपको इसे कर देना सबसे पहले फॉल्स, क्योंकि अभी आपको ट्रांजेक्शन को मैन्युअली कमिट कराना है। अब आप नहीं चाहते हो कि ट्रांजेक्शन अपने आप से कमिट हो जाए, तो आपको सबसे पहले ऑटो कमिट को करना पड़ेगा फॉल्स। फिर जब एक बार आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ सही है, तो आप कर दोगे कमिट, और अगर आपको लगेगा कि सब कुछ सही नहीं है, तो आप कर दोगे रोल बैक। समझ आया, बस इतना सा था। अब करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको करना है। इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस भी बनाते हैं यार, तभी मजा आएगा, अदरवाइज इस डेटाबेस में काम करने का कुछ फायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ create database if not exists,
डेटाबेस क्या बनाते हैं हम लोग, लेन देन बना देते हैं, लेन देन। ठीक है, डेटाबेस बन गया, यूज लेन देन, डेटाबेस चेंज हो गया। अब हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर एक वी कैन से टेबल बनाते हैं, इंसर्ट सॉरी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखते हैं हम लोग अकाउंट्स। इसको भी इफ़ नॉट एग्जिस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि यार अभी बनी है ये टेबल या फिर अभी बना है डेटाबेस, तो इसके अंदर यही पहली टेबल होने वाली है। और इसके अंदर मैं पास करता हूँ, सबसे पहले पास करेंगे हम लोग आईडी, ये भी रहेगी इंट टाइप की, ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर इसको करते हैं हम लोग इंटीजर ही कर देते हैं यार, इंटीजर करते हैं। एंड इसको करते हैं हम लोग नॉट नल। फिर रखते हैं हम लोग नेम, इसको करते हैं हम लोग वेरकेर 255 और इसको करते हैं हम लोग नॉट नल। और डबल में कर देते हैं बैलेंस, सॉरी बैलेंस, इसको करते हैं डबल और इसको भी करते हैं नॉट नल, या फिर डिफॉल्ट कर देते हैं इसको डिफॉल्ट। और इसको करते हैं हम लोग 1000। ठीक है, 1000.0। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसको क्लोज। तो क्वेरी ओके, टेबल अपनी रेडी है। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक एंट्री कर देते हैं, दो एंट्रीज कर देते हैं, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, और यहाँ पे हमें पास करनी है अकाउंट्स के अंदर वैल्यूज़ पास करते हैं, किसकी पास करते हैं, अकाउंट नंबर की और नेम की। अकाउंट नंबर रखेंगे हम लोग, मान के चलो अकाउंट नंबर रखते हैं हम लोग 101। ठीक है, छोटा सा अकाउंट नंबर रखते हैं, और नेम रखते हैं हम लोग अंकित। ठीक है, और ठीक है, ये कह रहा है चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्डिंग टू यू हैव एन एरर। एरर क्या है, अच्छा क्वेरी गलत लिख दिया भाई, रुको। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, किस किस के अंदर इंसर्ट करना है हमें, अकाउंट नंबर के, अकाउंट नंबर के अंदर इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करना है हमें बैलेंस के नेम के अंदर। ठीक है, बैलेंस हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 1000 ही रखने वाले हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे पास करनी है वैल्यूज़, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं नाम रखते हैं हम लोग अंकित, और अकाउंट नंबर रखते हैं 101 कोमा अंकित। ठीक है, क्वेरी ओके। एक काम करते हैं, एक और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर 102, और यहाँ पे नाम रखते हैं हम लोग इसका अंकिता रख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं करते, ये भी चेंज हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रीक फ्रॉम अकाउंट्स। ठीक है, ID1 अकाउंट नंबर 101। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे, मेरे को प्राइमरी की सेट करना चाहिए था अकाउंट नंबर को, मैंने प्राइमरी की सेट कर दी है ID को। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना, मैंने फ्लो में कर दिया इसको। आप लोग करना क्या, प्राइमरी की को आप सेट करना अकाउंट नंबर को। ठीक है, क्योंकि अकाउंट नंबर के बेसिस पे ही, क्योंकि अकाउंट नंबर सबका यूनिक होता है, इसी के बेसिस पे आप किसी भी अकाउंट को ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अभी छोड़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम लोग अकाउंट नंबर के बेसिस पर डायरेक्टली इसको लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ ट्रांजैक्शन हैंडलिंग। ट्रांजैक्शन हैंडलिंग परफॉर्म करने के लिए ये सब हटा देंगे यहाँ से, ये सब हटेगा और ये सब भी हट जाएगा। अभी आपको लिखनी पड़ेंगी दो क्वेरीज, एक लिखनी पड़ेगी डेबिट करने के लिए, एक लिखनी पड़ेगी क्रेडिट करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले आप करोगे क्या, प्रोसेस क्या होगा, पहले अकाउंट 1 से डेबिट होगा और फिर अकाउंट 2 में क्रेडिट होगा। तो डेबिट वाली क्वेरी अलग रहेगी, क्रेडिट वाली क्वेरी अलग रहेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेबिट क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ अपडेट। किसको अपडेट करना है, अकाउंट्स टेबल को। किसकी वैल्यू सेट करनी है, हमें सेट करनी है बैलेंस की वैल्यू। बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस प्लेस होल्डर यहाँ पे छोड़ता हूँ, माइनस प्लेस होल्डर छोड़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जितना भी बैलेंस डिडक्ट करना चाहेंगे वो देख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे वेयर अकाउंट नंबर अंडरस्कोर नंबर, और इसकी वैल्यू भी हम लोग सेट कर लेंगे बाद में, किस अकाउंट नंबर से डिडक्ट करना है वो भी देख लेंगे। स्ट्रिंग क्रेडिट क्वेरी इक्वल्स टू अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस, इसमें क्रेडिट कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क वेयर अकाउंट नंबर, किस अकाउंट नंबर में हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे बाद में। तो ये वाली क्वेरी भी रेडी है। अब करते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रीपेड स्टेटमेंट, दो प्रीपेड स्टेटमेंट बनेंगे क्योंकि क्वेरी भी दो हैं। तो हम लोग बनाते हैं डेबिट प्रीपेयर्ड
स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट और यहाँ पे पास करते हैं डेबिट क्वेरी, ठीक है। दूसरा प्रीपेयर स्टेटमेंट बनाते हैं क्रेडिट प्रीपेयर स्टेटमेंट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे पास करते हैं क्रेडिट क्वेरी, ठीक है। अब हमें डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट की वैल्यू सेट करनी है, डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट। सबसे पहले वैल्यू सेट करनी है बैलेंस की। देखो पहले प्लेस होल्डर पे है बैलेंस और सेकंड प्लेस होल्डर पे है अकाउंट नंबर। तो बैलेंस रहेगा हमारा डबल में, सेट डबल, और पहले प्लेस होल्डर पे बैलेंस रहेगा हमारा 500 रुपये में डिडक्ट करना है, ठीक है। और डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं अकाउंट नंबर, तो इंटीजर में रहेगा, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं सेकंड प्लेस होल्डर पे अकाउंट नंबर रहेगा 101, 101 से डेबिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ऐसे ही, डॉट सेट डबल, बैलेंस रहेगा हमारा 500 रुपये क्योंकि हमें 500 ही रुपये यहाँ पे हमें क्रेडिट करने हैं, और क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग सॉरी सेट इंट, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे सेकंड प्लेस होल्डर पे अकाउंट नंबर 102, ठीक है। ये रेडी है। अब इन दोनों को हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। तो हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इंट अफेक्टेड रोज 1 इक्वल्स टू, दो बार ही इन्हें अलग अलग करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट, अरे यार डेबिट वाला करेंगे पहले एग्जीक्यूट, डेबिट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट यूज करेंगे और इंट अफेक्टेड रोज 2 क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या दोनों सही सलामत हो गए हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और करूँगा, इसमें आप मैकेनिज्म लगा सकते हो कि अगर आपका डेबिट अमाउंट यानी जितना आप डेबिट कर रहे हो वो करंट बैलेंस से कम है तो डेबिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, एक फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन लिख लेते हैं बूलियन टाइप का, स्टैटिक बूलियन इज मिनिमम, या फिर इज सफिशियंट कर देते हैं इसको, इज सफिशियंट। तो अगर आपका बैलेंस सफिशियंट रहेगा तभी आप वीकेंड से डेबिट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे बैलेंस सफिशियंट वाले केस में आपको चाहिएगा एक तो अकाउंट नंबर चाहिएगा जिसका बैलेंस आपको चाहिए, और एक आपको चाहिएगा ये सब चीज़ें, कनेक्शन और आपका प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ, एक तो कनेक्शन पास करता हूँ, ये किसको चाहिएगा, एक तो कनेक्शन का इंटरफेस सॉरी इंस्टेंस, और आपको चाहिएगा, अब इसको एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या है, इसके बारे में आपको घबराना नहीं है, एक्सप्लेन करूँगा ये सब है क्या, ठीक है। और मैं पास करूँगा यहाँ पे अकाउंट नंबर, इंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे बनाएगा एक प्रीपेड स्टेटमेंट, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रीपेयर स्टेटमेंट इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और ये एक क्वेरी लिखेगा, क्वेरी लिख लेते हैं स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, क्वेरी क्या रहेगी हमारी, सेलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और प्रीपेयर स्टेटमेंट हम लोग पास करेंगे अपनी क्वेरी, और इसके बाद हम लोग कर लेंगे इसकी वैल्यू सेट। अच्छा यहाँ पे एक एरर क्यों थ्रो कर रहा है, आप बता सकते हो कोई आप में से कि ये यहाँ पे ये अंडरलाइन क्यों करी है रेड कलर में। देखो हम लोग प्रीपेड स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, तो ट्राई ब्लॉक यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग जो है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर और कैच ब्लॉक के अंदर जब भी हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है, ठीक है। एसक्यूएल एक्सेप्शन, इसको ई के अंदर इसको होल्ड किया, इसका इंस्टेंस बना के, और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट गेट मैसेज ही कर लेते हैं यार, ई डॉट गेट मैसेज, ठीक है। ओके एंड इसके बाद हम लोग जो है इस क्वेरी को करते हैं, पहले इसकी वैल्यू सेट करते हैं, प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट सेट, अकाउंट नंबर हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का, और इसकी वैल्यू हम लोग सेट करते हैं 101, ठीक है, 101 पहले प्लेस होल्डर पे, प्लेस होल्डर लगाना मत भूलना, ठीक है। सॉरी 101 नहीं यार, अकाउंट नंबर तो हमारा यूज़र से आ रहा है ना, जिस भी अकाउंट नंबर के हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने किया। अब हम लोग रिजल्ट सेट की हेल्प से रिजल्ट सेट इक्वल्स टू एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का मेथड यूज़ करेंगे, प्रीपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि डेटा को हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। मैं चेक करूँगा रिट्रीव करके कि मेरा जो बैलेंस है वो जो बैलेंस वो मांग रहा है उससे ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कंपेयर करने के लिए यहाँ पे ये भी चाहिएगा भाई, मेरे को अभी अमाउंट भी चाहिएगा, डबल अमाउंट, ठीक है। ओके एग्जीक्यूट क्वेरी, और यहाँ पे हम लोग जो है
अब एक ही हमारे पास रो आएगी तो रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट से काम चल जाएगा। इफ केस के अंदर लूप नहीं चलाना है और हम लोग बोल देंगे सबसे पहले बैलेंस लेते हैं, करंट बैलेंस ले लेते हैं। रिजल्ट सेट डॉट गेट डबल और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं बैलेंस। ये रहेगा हमारे पास डबल टाइप का करंट बैलेंस भी, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन करंट बैलेंस, करंट बैलेंस अगर वो बड़ा हुआ अमाउंट तो हम लोग बोल देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, एल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू, ठीक है। इतना काम हमें करना है, ठीक है। अब करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। अब देखो इसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो यूजर से ही हम लोग बैलेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। बैलेंस भी हम लोग यूजर से ही ले लेते हैं कि कितना वो जो बैलेंस है कितना वो डेबिट करना चाहता है, कितना क्रेडिट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे यूजर से बैलेंस ले लेता हूँ। सिस्टम स्कैनर, स्कैनर का इंस्टेंस बना रखा है क्या? नहीं। स्कैनर स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब हम लोग लेंगे यूजर से बैलेंस, डबल अमाउंट इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है। ये लिया हमने यूजर से। अब इस अमाउंट को हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या ये अमाउंट जो है हमारा वो सफिशिएंट बैलेंस के कोरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है। मतलब हमारा जो इस पर्टिकुलर अमाउंट को डेबिट करने के लिए हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे पास कर देते हैं एक बार, हार्ड कोड नहीं करते हैं अब वैल्यूज को, और यहाँ पे भी हम लोग अमाउंट को ही पास कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या कहेंगे, इन केस इफ इज सफिशिएंट, यहाँ पे पास क्या करेंगे, कनेक्शन, फिर पास करेंगे हम लोग अकाउंट नंबर और वी कैन से हम लोग पास करेंगे अमाउंट। देखो अकाउंट नंबर हम लोगों ने यूजर से नहीं लिया है तो इसको मैं हार्ड कोड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस ये रहेगी कि आपको इसे हार्ड कोड नहीं करना है, आपको यूजर से लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तभी मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, अदरवाइज एल्स मैं उसको प्रिंट कर दूंगा इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। अभी के लिए इसको थोड़ी देर बंद रखते हैं। अभी मैं आपको एक यूज केस दिखाऊंगा इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अभी इसको आप छोड़ दो, अभी आप बस ये समझो कि हमने यूजर से अमाउंट लिया है, हम लोगों ने प्रीपेड स्टेटमेंट बनाया है डेबिट का और क्रेडिट का, और अब इसको हम लोग बस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बस एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। एग्जीक्यूट करा, अब बस हम लोग जो है अफेक्टेड रोज भी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसको एक बार करते हैं रन, यूजर मांग रहा है बैलेंस, तो हम लोग मान के चलो डिडक्ट करना चाहते हैं 500 रुपये, क्योंकि दोनों अकाउंट में अभी हजार रुपये हैं, तो 500 रुपये डिडक्ट करेंगे। ये कह रहा है टेबल माई डी बी डॉट अकाउंट्स नॉट एग्जिस्ट, अकाउंट्स के अंदर, अच्छा अभी डेटाबेस हम लोग माई डी बी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज़ कर रहे हैं लेन देन, ठीक है, लेन देन, ठीक है। ओके, अब करते हैं इसको रन। ओके, अब मैं पास करता हूँ यहाँ पे अमाउंट 500 रुपये पास करते हैं, तो ये प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जीक्यूट विद एग्जिट कोड 0 आ गया। अब चेक करते हैं कि क्या ये डेबिट हो गया है या नहीं, ठीक है। तो अंकित के अकाउंट से 500 रुपये डेबिट हो गए, 1500 रुपये यहाँ पे हो गए और ये अच्छे से डेबिट हो गया। अब देखना होता क्या है, अब मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे इस बार अमाउंट में 1000 डाल दूंगा। अब अकाउंट अंकित के बैलेंस में है 500 रुपये, तो मैं यहाँ पे 1000 डाल दूंगा, प्रोसेस फिनिश्ड। तो अंकित के वी कैन से बैलेंस में अमाउंट रह गया -500, और जो कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई, माइनस में अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि अंकित से पैसा डेबिट होके जा ही रहा है हर बार अंकिता के बैलेंस में या फिर अंकिता के अकाउंट में। अब इसे हमें करना है कंट्रोल कि ये सिर्फ तभी जाए जब वो कुछ कंडीशंस को मीट करे, वरना फिर वो ना जा पाए। तो अभी तो हमारा कनेक्शन हो रखा है ऑटो कमिट ट्रू पे सेट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सीधे रास्ते लेके आते हैं, इसको पहले फॉल्स करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कनेक्शन डॉट सेट ऑटो कमिट, और इसको करता हूं मैं फॉल्स। सबसे पहले ऑटो कमिट को कर देते हैं फॉल्स। ये मेथड क्या करेगा, ऑटो कमिट को फॉल्स कर देगा। अब मैं इसको सिर्फ तभी कमिट करूंगा जब मेरी मर्जी होगी, जब कुछ कंडीशंस मीट होंगी, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेगा, ये कमिट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा यूज़र से ही ले लेते हैं यार, सारी चीज़ें यूज़र से ले लेते हैं, जब हम सारी चीज़ कर ही रहे हैं तो यूज़र से ही ले लेते हैं।
सिस्टम आउट प्रिंटलन एंटर अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र से वो भी ले लेते हैं अकाउंट नंबर, प्रिंटलन एंटर अकाउंट नंबर, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग इंट में इंट अकाउंट नंबर, और इसको पास कर देते हैं हम लोग स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट नंबर लिया, अमाउंट लिया, यहाँ पे अकाउंट नंबर हम लोग पास कर देते हैं, ठीक है। और हम क्रेडिट कर रहे हैं यार 102 में, ये भी यूज़र से ले लेना आप क्रेडिट अकाउंट नंबर की किस में क्रेडिट करना है, लेकिन अभी के लिए भाई मैं इसको 102 ही रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो बैलेंस है वो सफिशिएंट है या नहीं। इसको अनकमेंट करते हैं, अब काम आएगा ये। तो इस सफिशिएंट जो मेथड मैंने बनाया था, ये बूलियन टाइप का बनाया था, इसमें मैंने क्वेरी लिखी थी जो कि बैलेंस फेच कर रही थी उस अकाउंट से जिससे पैसा डेबिट होना था, और ये चेक करेगी कि क्या अभी जो करंट बैलेंस है वो जो पैसा डेबिट होना है उससे बड़ा है या फिर उसके इक्वल है। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। और अगर ये ट्रू रहेगा तभी हम कनेक्शन को कमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तभी हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने कहा कि इफ़ इज सफिशिएंट कनेक्शन 101 कोमा अमाउंट। अब इनको करते हैं इससे बाहर, इसको भी बाहर करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देंगे, मान के चलो एग्जीक्यूट हो गई, और एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि पैसा भी कट गया, ठीक है। पैसा कट भी गया और क्रेडिट भी हो गया, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर सब कुछ सही है, यहाँ पे अकाउंट नंबर पास करते हैं, हार्ड कोड नहीं करते इसको, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कनेक्शन को कमिट डॉट कमिट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर लूँगा कनेक्शन को रोल बैक, कनेक्शन डॉट रोल बैक, और मैं क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा ट्रांजैक्शन फेल्ड, ठीक है। इतना समझ आया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इस बार चेक करते हैं कि क्या ऐसा वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। रन करते हैं। ये सबसे पहले मांगेगा अकाउंट नंबर डालते हैं 101, अमाउंट डालते हैं मान के चलो 1000 रुपये। अब 101 में तो हमारे पास सिर्फ -500 पड़े हुए हैं, माइनस में जा रखा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। इसने दिखा दिया ट्रांजैक्शन फेल्ड, इस बार ये ट्रांजैक्शन इसने परफॉर्म नहीं करी है, लेकिन इन केस रिटर्न करते हैं, इन केस मान के चलो -500 से छोटा बैलेंस मैं डेबिट करना चाहता हूँ, -700, ठीक है। चेक करते हैं, ओ यार वापस करते हैं इसको रिटर्न, मैंने अकाउंट नंबर में -700 डाल दिया है, ठीक है। अकाउंट नंबर डालते हैं 101 और इसको करते हैं -700। आप मत करना, आप प्लस में इसको रखना, लेकिन आप ऐसा मैकेनिज्म बनाना कि आपका बैलेंस भी माइनस में ना जा पाए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए हैं, आप इंप्रूव करोगे इनको, ठीक है। -700 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अब देखते हैं क्या ऐसा हुआ है। अब -700 का मतलब है इसमें और ऐड हो जाएंगे, अब इसका बैलेंस 200 रुपये हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1800 रुपये। देखना, देखो ये रहा, इसका 200 हो गया, इसका 1800 हो गया, ठीक है। इसका मतलब सही से ट्रांजैक्शन हैंडलिंग काम कर रहा है हमारा, समझ आया। तो इस तरीके से आप लोग जो है ट्रांजैक्शन हैंडलिंग कर सकते हो बड़े आसानी से कमिट और रोल बैक की हेल्प से। आपको सिर्फ करना क्या है, जब सब कुछ आपको सही लगे कि सब कुछ सही है तभी कनेक्शन को कमिट करो, अदरवाइज उसको रोल बैक कर दो, बस इतना करना था, समझ आया। ओके, तो जो अपना एजेंडा था अभी तक उस पर हम लोग बिल्कुल कायम थे एंड कायम रहे, और सारी चीज़ें ये हमने सीख ली, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क, होमवर्क क्या है कि आपको बनाना है एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या बनाना है आपको बता देता हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आपको उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स थे, और कमेंट्स क्या थे कि आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट क्या रहने वाला था, बस ट्रैवलिंग एजेंसी, बस ट्रैवलिंग एजेंसी, ठीक है। अब आपको बस ट्रैवलिंग एजेंसी पे प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट कर देना प्लीज़, अगर नहीं बन पा रहा है पहले ट्राई करना। और हाँ, एक चीज़ और, हमारा एक ग्रुप है अभी टेलीग्राम पे, हम लोगों ने एक चैनल बनाया है, तो चैनल को आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जो है चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके अंदर आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने क्वेरीज़ को, आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आप लोग चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम लोग जो है आपकी क्वेरीज़ को देख पाएँ और उसको वी कैन से रिजोल्व कर पाएँ, और आप लोग भी एज अ कम्युनिटी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग एजेंसी है, आपके पास रहेगी एक क्लास जो कि रहेगी आपके पास बस टाइप की, जिसके अंदर कुछ चीज़ें रहेंगी जैसे, या फिर ऐसे समझो कि एक बस क्लास रहेगी,
उसके पास कुछ चीज़ें रहेंगी जैसे बस की नंबर, बस का नंबर, बस नंबर, ठीक है, प्लस उसकी डेट, किस दिन के लिए वो रिजर्व्ड है या बुकड है, डेट बुकड। उसका रहेगी उसकी कैपेसिटी की कितने की कैपेसिटी है उसमें, सीटिंग कैपेसिटी। एंड एक रहेगा उसका इज़ अवेलेबल, इज़ अवेलेबल, कि क्या ये बुकिंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। ये मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इज़ अवेलेबल जो है ये बनेगा बूलियन टाइप का, ठीक है। कैपेसिटी, डेट बुक्ड, बस नंबर। ये ध्यान रखना, ये डेटा टाइप्स अपने आप इनके एडजस्ट कर लेना। बस नंबर आपका या तो इंट रहेगा, इंट ही रहेगा, ठीक है। डेट बुक्ड आपकी डेट टाइम रहेगा या फिर स्ट्रिंग रखना, अगर जावा रहेगा तो स्ट्रिंग रखना। और अगर आप उसमें बनाओगे वी कैन से माई स्क्यूएल के अंदर, तो आप इसको डेट टाइम रखना। कैपेसिटी आपका रहेगा इंटीजर टाइप का कि कितने की कैपेसिटी है, और ये आपका बूलियन टाइप का रहेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कस्टमर की या फिर पैसेंजर्स की बात करते हैं, पैसेंजर्स एक क्लास रहेगी, और यही क्लास हमारी डेटाबेस में टेबल भी रहने वाली है, ध्यान रखना। डेटाबेस के अंदर टेबल भी यही बनेगी। पैसेंजर के अंदर रहेगी एक तो पैसेंजर आईडी, एक रहेगा उसका नेम, एक रहेगी उसकी एज, एक रहेगा उसका डेट बुक्ड, किस डेट के लिए कौन सी बस बुक की थी, और एक रहेगा उसका वी कैन से अमाउंट, कितनी अमाउंट पे बुक की थी, ठीक है। और एक चीज़ और रख सकते हैं यहाँ पे, ये जो बस है, इस बस में भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं। बस में हम लोग रख सकते हैं एक तो डेस्टिनेशन, बस के अंदर दो चीज़ें और रख सकते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से शुरू होगी, और एक रहेगा एंडिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन, ठीक है, कुछ भी बना लेना। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से पैसेंजर ने शुरू किया है, बोर्ड किया है, बोर्डिंग पॉइंट रख लेना इसको, ठीक है। और एक रहेगा हमारे पास डेस्टिनेशन, ठीक है, समझ आया। तो ये आपकी दो टेबल्स रहेंगी, बस और पैसेंजर। देन फिर आपको एक ये दोनों क्लासेस भी रहेंगी। देन फिर आपको एक ड्राइवर क्लास बनानी है जो आपका इन सबको लेवरेज करते हुए आपके प्रोग्राम को चलाएगी, ठीक है। आप पैसेंजर की डिटेल्स एंटर कर सकते हो, आप बस की डिटेल्स एंटर कर सकते हो, फिर फॉरेन की बनाओ। आप यहाँ पे जो है बस की आईडी भी रखो, बस आईडी, किस बस में ये पैसेंजर जा रहा है, ठीक है। और या फिर ये जो बस नंबर है ना, ये वाली को आप फॉरेन की सेट कर लो इसके लिए, ठीक है। इस टेबल के लिए आप इसकी प्राइमरी की को ऐसे फॉरेन की बना लो, और ट्रैक कर लो कि कौन सा पैसेंजर किस बस से जा रहा है, या फिर कौन सी बस ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी कि कौन सी बस कौन कौन से पैसेंजर को लेके जा रही है, लेकिन आप पैसेंजर से टैग कर सकते हो कि कौन सा पैसेंजर किस बस में जा रहा है, समझ आया। तो आप लोग जो है इस तरीके से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे देखो, ये तो पैसेंजर हो गया, इसका नाम आप बुकिंग भी रख सकते हो, इस टेबल का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते, ये मैं आपके ऊपर लीव करता हूँ। एंड आई होप आप इसको बना लोगे, जो भी मैंने आपको सिखाया उसको लेवरेज करते हुए। और अगर आपसे नहीं बनता है तो टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहाँ पे आप कमेंट डाउन कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट डाउन कीजिए कि आपसे नहीं बन पा रहा है, कहाँ पे इशू आ रहा है, वो भी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर बन ही नहीं पा रहा है तो शायद मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल ले आऊँगा, ठीक है। अभी एक चीज़ और बची है, अभी भी एक चीज़ और बची है, और वो क्या है वो दिखाता हूँ। वैसे मैं, क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल हो गया है, भूल गया था आपको बताना, लेकिन अभी मेरे को ध्यान आया तो बता देता हूँ। अभी बचा क्या है, देखो, हम लोगों ने एक छोटी सी चीज़ मिस कर दी है। मिस क्या कर दिया है कि हम लोगों ने डेवलप तो किया है कुछ कोड, यहाँ पे कुछ लॉजिक तो डेवलप किया है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर नहीं बन पाए इस कोड को लिखते वक्त। रिस्पॉन्सिबल डेवलपर क्यों नहीं बन पाए? हमने देखो कितने सारे इंस्टेंसेस शुरू किए। यहाँ पे देखो, कनेक्शन इंटरफेस का इंस्टेंस शुरू किया, प्रीपेड स्टेटमेंट के 2 इंस्टेंस शुरू किए, ठीक है। फिर रिजल्ट सेट के इंस्टेंस भी शुरू किए हैं कहीं पे, ये देखो, ये रहा रिजल्ट सेट का इंस्टेंस भी शुरू किया, लेकिन क्लोज तो किसी को भी नहीं किया। ये इंस्टेंस ओपन रह गए, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी डीप कंसर्न है, और हमारे रिसोर्सेज के कंजम्पशन के लिए भी ये काफ़ी डीप कंसर्न है। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप JDBC का कोड खत्म करो तो इन सभी इंस्टेंसेस को क्लोज करो जो आपने बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट सेट का इंस्टेंस है, ये तो मैंने इसके अंदर ही बनाया था, तो मैं इसको कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ पे क्लोज। जैसे ये खत्म हो रहा है, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, रिजल्ट सेट डॉट क्लोज, ठीक है। बस इतना करना है, इसको आपने क्लोज कर दिया। और ये जो इंस्टेंसेस थे आपके, ये आपके मेन मेथड के अंदर थे, कनेक्शन का, डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट का, क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट का, और तो कुछ नहीं था, और सब कुछ सही था। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लोज, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही, कनेक्शन डॉट क्लोज। सॉरी, सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप कनेक्शन ही क्लोज कर दोगे तो फिर डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट और क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट तो अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। तो डेबिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट क्लोज, फिर क्रेडिट प्रीपेड स्टेटमेंट डॉट क्लोज, और उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। और स्कैनर को भी क्लोज कर दो यार, स्कैनर ने क्या गलत करा है, स्कैनर को भी क्लोज कर दो,
स्कैनर डॉट क्लोज। ठीक है, बस इतना। ये कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा आपके प्रोग्राम को, बस आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अपने रिसोर्सेज को जो आपने कंज्यूम कर रहे हैं, आपके जो इंस्टेंसेस कंज्यूम कर रहे हैं, उनको कंज्यूम मत होने दो और ज़्यादा, आपके इंस्टेंसेस को ओपन मत छोड़ो। ठीक है, तो तभी आप एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपर बन पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सिंगल शॉर्ट वीडियो जेडीबीसी का अच्छा लगा होगा एंड आपके स्किल सेट के अंदर कुछ नई चीज़ें या कुछ नई स्किल्स एडअप हो पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।